तो गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ। 10 दिनों तक पूजा के बाद बप्पा अपने धाम को फिर से प्रस्थान कर दिए हैं। विसर्जन हो रहा है और मुंबई से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि कहीं न कहीं एक भावुक कर देने वाला भी क्षण होता है, क्योंकि आप 10 दिन श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ पूजा अर्चन करते हैं और उसके बाद बप्पा की भव्य विदाई होती है। तो बड़े बड़े गणपति पंडालों की बहुत ही खूबसूरत झलकियां मुंबई से निकल के आ रही हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। कैसा फील हो रहा है आपको? आपने भी जरूर दर्शन किए होंगे बप्पा के। जी बिल्कुल अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, एक काफ़ी इमोशनल वक्त होता है ये, क्योंकि 10 दिन जिस तरीके का उत्साह मुंबई और महाराष्ट्र के हर एक कोने में खासतौर से देखने को मिलता है, वो बहुत ही शानदार पल होता है। उसके बाद अगर जब 10 दिन के बाद जब बप्पा की विदाई होती है तो थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो जाता है, बट उसकी भी गज़ब की रौनक है। आप देखिए जो लोग हैं वो कल सुबह से लेकर आप देर रात तक पूरी सड़कों पे आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। गुलाल के साथ, अबीर के साथ लोग पूरा एंजॉय करते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ एंजॉय करते हुए आपको दिखेंगे। और साथ ही ये विसर्जन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे आती हुई। जितने बड़े बड़े गणपति हैं उनकी तो घंटों का पूरा प्रोसेशन चलता है। कई बड़े गणपतियों की तो आज सुबह तक विसर्जन जो है वो लगातार होते हुए हम देख सकते हैं। पर शानदार तस्वीरें एक बार फिर, हर साल की वैसे हम तस्वीरें लेकर आते हैं, पर एक बार फिर आप देखिए इस साल की जो पूरी रौनक है, चाहे वो लाल बाग कह लीजिए या जीएसबी के पंडाल के गणपति कह लीजिए या फिर अन्य जितने भव्य साइज के गणपति हैं उनका विसर्जन किया जाता है। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पे। तो ये शानदार तस्वीरें, लेकिन बाजार के लिहाज से बहुत ही आज क्रूशियल दिन है, क्योंकि आज यूएस फेड की बैठक का 2 दिनों तक जो बैठक चली उसका आज रात फैसला आ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल आज पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए है कि फेड दरें कितनी घटाएगा, 0.25% या आधा %। ये सवाल बहुत क्रूशियल है। इनके मायने क्या है इन दोनों ही सवालों के, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन डिप्पी जुड़ गए हैं। डिप्पी, गुड मॉर्निंग। 4 विंडो के ट्रिगर से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम ग्लोबल की बातचीत करेंगे। उसके बाद यूएस फेड की बात तो होगी, एफआईडीआई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखेंगे। 4 तस्वीरें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। तो यूएस फेड की बैठक का फैसला आज आ जाएगा और करीब 2.5 दशक से ब्याज दरें उनके ऊपरी स्तर पर हैं इस वक्त। और देखना होगा कि दरों में कितनी कटौती होती है। मतलब लोग डिमांड ये कर रहे हैं, मांग ये कर रहे हैं कि नहीं, अब जिस तरह से कहीं न कहीं मंदी को लेकर टेंशन थी, आधे % की कटौती आ जाए तो मज़ा आ जाए। दूसरी तरफ कुछ उसको लेकर सवाल भी हैं। हालांकि डाउ जोन्स में जो लगातार तेजी चल रही थी वो थोड़ी सी थमी है। मतलब इवेंट से पहले कह सकते हैं कि कॉशियस अप्रोच डाउ जोन्स में भी दिखा। कल हमने भारतीय बाजारों में भी देखा कि निफ्टी में एक बहुत ही नैरो रेंज में और बहुत ही मामूली बदलाव के साथ कल का सत्र समाप्त हुआ था। गिफ्ट निफ्टी आज 25,470 के पास है। हल्की सी तेजी आज हम देख रहे हैं। आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है, इस पर भी नजर रहेगी। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रफ्तार दिखा रहा है और कुछ नए नए लीडर्स उभर के आ रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आईसीसी बैंक हो गया। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स भी बुलिश हो रहे हैं। कॉमिक्स पर सोना $2600 के ऊपर है। लगातार तेजी के बाद कल थोड़ा सा ब्रीदर सोने ने भी लिया है और ब्रेंट क्रूड का भाव छोटे छोटे कदमों के साथ हम ये कहेंगे कि $73.5 के आसपास पहुंच गया है। अगर हम खबरों के लिहाज से बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ी खबरें आज के सत्र में नहीं है। देखते हैं कि बाजार खोलने के बाद कहां पर एक्शन बढ़ता है और क्या खबरें आती हैं। लेकिन एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के जेवी को मंजूरी दे दी गई है और टोरेंट पावर को लेकर खबर यही है कि इनको एमएसईडीसी से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। तो ये शेयर भी फोकस में रहेगा। कल हमने देखा था कि टोरेंट पावर के शेयर में वैसे भी तेजी देखने को मिली थी। चलिए 4 बड़े ट्रिगर्स पे रहेगी नजर। पर जी हाँ, पूरे विश्व को इंतजार है कि यूएस फेड का किस तरीके का फैसला आता है, चाहे वो 25 बेसिस पॉइंट हो या 50 बेसिस पॉइंट हो। और उसके पहले जो ग्लोबल बाजार है वो भी थोड़ी सी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ग्लोबल बाजारों से फिलहाल क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं
ये समझ लेते हैं। आज हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है ग्लोबल से जुड़ी पूरी डिटेल्स लेकर कि ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ अपडेट है। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताइए सुबह सुबह किस तरीके का कारोबार देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स में, और साथ ही एशिया बाजारों से क्या अपडेट है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। जैसा कि आप बात भी कर रहे थे कि सुबह सुबह जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं। दुनिया भर के बाजार, अगर कमोडिटी मार्केट की भी बात करें तो काफ़ी कॉशियसली सब ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नज़र है इस वक्त फेड के फैसले पर कि फेड किस तरह का निर्णय लेता है। आज देर शाम यूएस फेड का फैसला आ जाएगा और माना जा रहा है कि ब्याज दरों में 1/4 से ½ % की कटौती देखने को मिल सकती है। अब कटौती होगी ये तो तय है, लेकिन कितने क्वांटम की होगी इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि 4 साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। हम आपको बता दें कि लास्ट कटौती जो हुई थी वो 2020 में हुई थी, जब कोरोना का समय था। उसके बाद से मार्च 2022 से हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके की ग्लोबल टेंशन बढ़ी है, महंगाई की मार दुनिया भर पे आई है, फिर तब से लगातार ब्याज दरों में बढ़त ही कर रहा है। पिछले 14 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो रेट हाइक साइकिल तो कम बंद हो चुकी थी, लेकिन ब्याज दरों 5.25 से 5.5% के स्तर पर ही मेंटेन है। तो इस तरह के नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और अब नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है, उसके पहले ये फेड की अहम बैठक होगी, जिसमें कि दुनिया भर के बाजारों की नज़र फिलहाल टिकी हुई है। हम आपको बता दें कि एक टेबल के जरिए आपको बताएंगे कि संभावना कितनी ज़्यादा है। तो पिछले काफ़ी समय से 4-5 दिनों से हम CME फेड वॉच टूल को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें कि बॉन्ड मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स हैं, उस तमाम एक्सपर्ट इस पे अपनी ओपिनियन देते हैं। उसके मुताबिक आज का जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें उनका मानना है कि 37% की संभावना यही है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती हो सकती है। वहीं 63% जानकारी ये मांग के चल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट यानी कि ½ % की कटौती भी हो सकती है। ये संभावना इतनी प्रबल हो गई क्योंकि कटौती तो देखने को मिलेगी है, और संभावना इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर फेड जिस तरीके से फोकस कर रहा था, पिछले 1 साल से सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहा था, अब वो धीरे धीरे नज़र भी आने लग गया है। महंगाई के मोर्चे पर तो काफ़ी हद तक राहत मिली है, लेकिन उसके चलते हमने देखा कि लेबर मार्केट से जो अभी हाल फिलहाल में डेटा है वो भी कमज़ोर थे। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा, मंदी की बात की जाने लगी। इसलिए अब कहा जा रहा है कि फेड को देरी नहीं करनी चाहिए यहाँ से और कटौती लेने का निर्णय ले लेना चाहिए। तो 25 बेसिस पॉइंट तो सभी फैक्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट को लेकर क्या कमेंट्री आती है, हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट का भी निर्णय फेड ले ले। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह के संकेत आते हैं। उसके पहले हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार फिलहाल कॉशियसली ही ट्रेड कर रहे हैं। बॉन्ड मार्केट स्टेबल है, सोने में स्टेबल कारोबार हो रहा है, और अगर कच्चे तेल की भी बात करेंगे तो वहाँ पर हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो फेड दरों में कितनी कटौती होगी, सवाल यही है, 1/4% या ½ %। हालांकि दोनों सिनेरियो भारतीय बाजारों के लिए या फिर ग्लोबल बाजारों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन 1/4% से बस इतना होगा कि आगे कहीं ना कहीं जो मंदी को लेकर जो टेंशन हो रही थी शायद फिर से वो थोड़ी एस्केलेट हो सकती है। ½ % से वो टेंशन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक टेंशन ये होगी कि क्या फिर से महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये कश्मकश है यूएस फेड के सामने, और देखते हैं कि क्या फैसला निकल के आता है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे, FIs DIs की बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक की भी बातचीत करेंगे। डिम्पी, एक दिन की हमने देखा कि ब्रेक लगा FIs की खरीदारी पर कैश में, और कल फिर से बाइंग आई है FIs की तरफ से। हालांकि क्वांटम थोड़ा छोटा रहा है, 500 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेलिंग है नेट नेट। इसको कैसे देखें, कैसे समझें इसको? देखिए, कल का तो एक तो पूरा सेशन डल सेशन था। कल हमने सुबह ही आपको बताया कोई छोटा मोटा काम हो तो आप घर का करके आ जाओ, क्योंकि बाज़ार को कहीं नहीं जाना है। और इतना डल सेशन आपने मेरे को लगता है 1 महीने में नहीं देखा होगा, जब निफ्टी जो कि 25,000 का इंडेक्स है उसकी क्लोजिंग 34 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी जो कि 52,000 का इंडेक्स है उसकी क्लोजिंग सिर्फ 35 पॉइंट ऊपर हुई है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए इस 35 पॉइंट की क्लोजिंग में, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक में क्या पाया, क्या खोया। खोया भी क्या, खोया भी कुछ नहीं, है ना। तो कुल मिला के कल पूरी तरह से एक शांत ट्रेड था। हमने कल भी आपको बात नोटिस कराई थी कि बाज़ार इस समय अब ग्लोबल मार्केट्स के अधीन हो चुका है। उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो इतनी ही क्रिएट कर सकता है कि वो सेक्टोरल चर्निंग करा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक थीम को पकड़ के उसका फ्लो अच्छा दिलवाएगा आपको, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत हेजर्स को और थोड़ा बहुत राइटर्स को कुछ हद तक बेनिफिट दिलवाए। इससे ज़्यादा मार्केट कल कुछ नहीं कर रहा था।
और ना ही डाटा अलाउ करने दे रहा था कि आप कुछ करो। एक और चीज़ बताइए, हम सब इतने बड़े इवेंट के सामने खड़े हुए हैं, आज शाम को वहाँ पे फैसला आ जाएगा, कल आप उसका रिएक्शन दोगे फेड के इस बयान का कि आधे %, और ये आज से नहीं आप बोल रहे हैं, ये हम पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं। और छोड़ दीजिए इस ब्याज दरों की इंपॉर्टेंस को, आप इसी से लगाइए, यूएस की इकॉनमी इसको सुनना चाहती है, जो कि हमसे 5 टाइम्स बड़ी इकॉनमी है। वो भी ये जानना चाहते हैं कि हमको इकोनॉमिकली और मेहनत करनी पड़ेगी या फिर हमारे को थोड़ा फेड हेल्प करेगा इस मामले में। फेड की भी दुविधा समझ सकते हैं हम कि जो किया उस पर पानी नहीं फेरेगा वो भी। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा सबके सामने ये। लेकिन क्या एफआईज की होल्डिंग और मान लीजिए इंडिया विक्स ये आपको बता रहा है कि कुछ होने जा रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से एक इवेंट लेस होने की तरफ हम गुजर रहे हैं। ये मेरे लिए एक इवेंट ज़रूर है, लेकिन मैं डाटा की बेसिस पे बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा फ़ायदा या बहुत बड़ा नुकसान भारतीय बाज़ारों को इस इवेंट से नहीं होगा। ये मैं आज ही आपको बताता हूँ, अभी तो इवेंट क्लोज भी नहीं हुआ, मैं आपसे पहले आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा नुकसान विद द हेल्प ऑफ अ डाटा रीडिंग कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरा पॉइंट मैं इसी के अंदर जोड़ देता हूँ, जब आपने एफआईज के नंबर के बारे में जिक्र किया कि एफआईज ने कैश में, तो इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर भी आपने चेक ही किया होगा, करीब 35,000 करोड़ रुपए का सेल आया। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मंगलवार को रहती है, तो उसके पास नंबर 25,000 करोड़ का था, यानी कि आउट ऑफ 35,000 25,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल फिन निफ्टी के अंदर राइटिंग के तौर पर या उनके प्रीमियम्स ईटिंग के तौर पर हुआ या उनके कॉल्स के प्रीमियम को ईट किया गया। कुल मिला के लबोलब आप सारी बात का यही है कि ना तो एफआईज का एग्रेशन, ना ही ऑप्शंस का डाटा, ना ही इंडिया विक्स, ना ही कोई ऐसी सेक्टोरल चर्निंग मिल रही है जो उस तरफ इशारा कर रही है कि नहीं मैं ग्लोबल देखूंगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं, तो इस कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे या तो रियल एस्टेट पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ऑटो पे, वो भी बड़े शेयर्स पे जहाँ पे एफआईज टिपिकली आते हैं, जैसे टाटा मोटर्स या मारुति या इस तरह का कोई और बड़ा शेयर M&M टाइप, छोटे पे नहीं कुछ भी। तो मेरे लिए ये इवेंट लेस होने, अभी तक तो मैं आज सिर्फ 24 घंटे पहले आपके साथ, 24 घंटे पहले तक मार्केट के अंदर कोई एग्रेसिव डाटा नहीं है, किसी तरह का कोई एग्रेशन नहीं है, आप बिल्कुल शांति से निकल जाएंगे। और एक और चीज़ अभिषेक जी, आप तो खुद ही जाने, 2 चीज़ों पे ही डिस्कस हो रहा है, पहला 0.25, दूसरा 0.50। मेरा मानना है कि 0.50 पे एग्रेशन नहीं आएगा, 0.25 पे डिप्रेशन नहीं आएगा। यही 2 तो नंबर पे डिस्कशन हो रहा है ना, इन दोनों नंबर्स पे डाटा कह रहा है कुछ नहीं करूंगा मैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल चर्चा यही है डिम्पी कि कितनी घटेंगी दरें। आधे % आए तो खैर बहुत सारे लोग ये भी टेंशन जता रहे हैं कि महंगाई न बढ़ जाए, तो देखते हैं कि फेड का स्टांस रहता क्या है। कमेंट्री काफी क्रूशियल होगी क्योंकि यहाँ से ना पाथ आगे क्या होगा दरों में कटौती को लेकर वो भी थोड़ा क्लियर होता हुआ दिखेगा। लेकिन बाजार पे लौटते हैं। कल का सत्र जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने एक शांत कारोबार देखा, बहुत एक्शन नहीं हुआ। अगर हम टोटल रेंज की बात करें निफ्टी की, तो दिन भर के कारोबार में सिर्फ 90 अंकों की रेंज रही। अब जबकि इवेंट बिल्कुल सामने खड़ा डिम्पी, क्या आज भी एक रेंज वाला ही कारोबार होगा? और दूसरी चीज कि क्या इवेंट को थोड़ा एंटिसिपेट करके कि रेट कट आ रहा है, क्या कुछ पोजीशन फ्रेश लेना ठीक रहेगा इस लेवल पर? मैं दोनों क्वेश्चंस का जवाब इनफैक्ट मार्केट ने दिया हुआ है। पहला, जैसे आप कल बता रहे हैं कि 90 पॉइंट की कुल मिला की रेंज थी, इस 90 पॉइंट में 15 पॉइंट इधर से काटे, कम से कम 15 से 20 पॉइंट, और 15 से 20 पॉइंट इधर काट दीजिए ओपनिंग और क्लोजिंग में से, तो 30 पॉइंट काट दिए, कुल मिला के बने 60 पॉइंट। तो इवेंट से हम कल 48 घंटे दूर थे। तो कल जब 60 पॉइंट की रेंज है, आज क्या वो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में तब्दील होगी? तो उसका जवाब है ना, वो नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या इसी एंटिसिपेशन में बाजार कुछ चल सकता है? इसी एंटिसिपेशन में कि 0.25% का कट या आधे % का कट आएगा। ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई पे हैं, आप 25,400 पे ही हो, आपका 443 नहीं है, 445 नहीं, इतना ही तो फर्क है। ऑलरेडी तो आप 400 पे ही हो, 418 पे आपकी कल की क्लोज मिली है। तो आप ऑल टाइम हाई पे, मार्केट ने तो 3 दिन पहले ही ये फैसला सुना दिया कि आप कट लाओ चाहे नहीं लाओ, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करके मैं ऑल टाइम हाई पे खड़ा हूँ। तो इसके पास 2 तरीके हैं। अब क्या आप यहाँ पे पोजीशंस आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए?
देखिए, इवेंट से पहले कोई भी पोजीशन लेना एक रिस्की ट्रेड होता है। क्या सर कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है? हाँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है, बट उसके लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना होगा। ये माइंड प्रिपेयर करना क्या होता है? ये माइंड प्रिपेयर करना का मतलब कि लेवल के हिसाब से सोचना होगा, तब अपनी भावनाओं को आप एकदम से उठा के साइड में रख देना कि नहीं जी अभी चल जाएगा, नहीं जी अभी टूट जाएगा। अभी चल जाएगा, अभी टूट जाएगा, आपके और मेरे बोलने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस पर होगा। तो मैं आपको 2 लेवल शेयर कर देता हूँ। अगर आपको इवेंट से पहले सिर्फ देखना है तब भी, सिर्फ लेना है तब भी, या सिर्फ बेचना है तब भी, 25,500 पहला एक रेजिस्टेंस के तौर पर मार्केट के पास रहेगा। मैं 500 में 50 पॉइंट का क्वेश्चन और जुड़वा देता हूँ, 550 कर देता हूँ। 25,500 550 वाली रेंज एक रेजिस्टेंस की रेंज होगी। आप 400 पे खड़े हैं, आपने बोला कि कल कुछ अच्छा आ जाएगा तो कितना चलोगे, तो मैंने आपके सामने बता दिया आपके पास सिर्फ चलने के लिए 100-150 पॉइंट है। इसलिए मैं इसको थोड़ा इवेंट लेस होकर समझ रहा हूँ, क्योंकि जो इवेंट को करना था वो मार्केट 2 दिन पहले ही कर चुका है। जो इवेंट को करना था कि हम 25,000 पे खड़े, हमको 25,500 पे ले जाओ, आपकी हेल्प लगेगी, वो भाई साहब तो पहले ही आ गए 25,400 पे। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर इवेंट खराब पास होता है तो आप कहाँ तक जाओगे? तो आप 25,200 तक जाओगे। ये पहला पॉइंट है। ज़्यादा डीप हुआ, ज़्यादा निराशा आ गई, ज़्यादा कुछ प्रेशर बन गया, प्रेशर है नहीं वैसे मैं बता दूं, प्रेशर बन भी गया, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेशर बन भी गया, तो 25,000 से नीचे आप नहीं जाओगे। तो आपके पास अब 2 स्टॉप लॉसेस हो गए, 25,200 और 25,000 का, और ऊपर जाते समय 25,500 550 का एक रेजिस्टेंस हो गया। तो कुल मिला के मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करेगा। डिप मिल जाए आज के दिन में, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, डिप मिल जाए तो प्लस कर लेना, ऊपर आ जाए तो बेच देना। भले थोड़ा इवेंट से पहले आपको बेचना हो कि भैया ठीक है हमारे तो टारगेट ऑलरेडी यही है, जब 550 पे 1 मिनट के लिए मार्केट को रुकना भी है तो हम 400 450 पे बेच दें तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 100 पॉइंट का फ़र्क है, कभी आगे पीछे और देख लेंगे। तो वो आपका कॉल है, हाँ उसमें मैं जाऊँगा नहीं। लेकिन मैंने आपको रेंज बता दी, शॉर्ट करना नहीं है। शॉर्ट के लिए ना एग्रेशन डाटा है, ना ही सामने इवेंट ऐसा बता रहा है कि वो बहुत कुछ नेगेटिव करने जा रहे हैं। जिसकी उम्मीद उन्होंने जगाई है कम से कम कुछ तो करेंगे आप। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए देखिए, हमने कल भी आपको बताया था वन ऑफ द फाइनेस्ट डे होगा राइटर्स के लिए। आज मैं बताता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट डे है राइटर्स के लिए। आज राइटिंग फिर से कीजिएगा, लेकिन थोड़ा आज देख के कीजिएगा, क्योंकि अब आप इवेंट के और क्लोज आ गए। कल 48 घंटे दूर थे, आज सिर्फ आप 24 घंटे दूर हैं, तो आप और क्लोज हैं उसके। ठीक है, तो थोड़ा सा आज वॉलेटिलिटी उस हिसाब से होगी, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको रेंज बताई है, इसी रेंज में मार्केट आज फिर से प्ले करेगा। ओके, तो निफ्टी की रेंज तो हमने समझ ली, पर डिम्पी निफ्टी बैंक के लिए क्या कुछ रेंज होनी चाहिए? क्योंकि कल भी हमने देखा था कि आखिरी तक जाते जाते ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था निफ्टी बैंक। तो आज किन लेवल्स पे नज़र रखे, दोनों ही शॉर्ट और लॉन्ग वालों को क्या करना है? देखिए, सेंसिटिविटी के हिसाब से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे असर आना चाहिए, और आप खुद ये बात जानते हैं कि बैंक निफ्टी को चलना है, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ से करीब 2,100 पॉइंट दूर है, मतलब 1,300 पॉइंट दूर है करीब करीब। तो आप ये बात खुद से जान लीजिए कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा असर डालेगा, असर देखेगा। मैं 2 लेवल से ही पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं किसी और चीज़ पे जाऊँगा। 52,188 पे हो, कल की क्लोजिंग चेक करो, सिर्फ 35 पॉइंट हटाओगे तो 52,100 समथिंग पे थे। उससे पहले की क्लोजिंग आप चेक करोगे तो आप 52,000 के जस्ट थोड़ा पहले नीचे थे। तो 2-3 दिन के अंदर आप नियर टू 52,000 और 52,000 के ऊपर हो। क्या मार्केट में इन लेवल्स जिन्होंने बनाए या जो देख रहे हैं, क्या उनको नहीं पता फेड का फैसला आने वाला है? सबको मालूम है। हमारे से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आगे की चलती है मार्केट के अंदर, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल एल्गो सिस्टम्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, तो जिसका बेनिफिट बहुत आसानी से उठाया जा सकता है रीडिंग के लिए। फिर भी 51,800 और 52,000 ये 2 सपोर्ट एरिया हैं। आप बोलेंगे 2 सपोर्ट एरिया मतलब 52,000 से लेके 51,800 तक का डिप वैसे आ सकता है अगर कोई नेगेटिव जाता है, तो कुछ भी अगर नेगेटिव जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ऊपर आने पर मार्केट के पास एग्रेशन नहीं है, ये ओपन इंटरेस्ट में भी नहीं है, ये शॉर्ट्स की कवरिंग करवा चुका है। एक बात मेरे को बताइए,
आप इवेंट क्लोज करेंगे तो डर किसको लगेगा? अगर अच्छा आया तो शॉर्ट्स वालों को लगेगा, उनकी कवरिंग तो पहले ही करा चुके हैं ये, फिर कैसे चलाएंगे? फिर बोले जी लॉन्ग से चलाएंगे, खरीद लेंगे मार्केट को, उससे चलेगा बाजार। खरीद कैसे लोगे आप? खरीदने के लिए आपको एग्रेशन चाहिए, आपके लीडर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए, वो एब्सेंट है अभी। तो जगाना उन्हीं को ही है, आप अपने लीडर्स को जगाओ और उन्हीं के ही पर राइड करो, तभी बाजार चलेगा। नहीं तो ये इवेंट लेस होके निकल सकता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन पहले की शुरुआत की लाइन भी बताई है। लेकिन मैं फिर भी लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। 52,500, 52,800, मेरे को इससे ऊपर फिलहाल, मेरे को तो 52,500 के ऊपर भी नहीं लगता। वैसे मैं आपको बता दूं 52,500 मेरे लिए एक लास्ट पॉइंट है जो इस इवेंट को डिस्काउंट करेगा ऊपर जाते समय, और हमारे लिए 51,800 नीचे का पॉइंट हो गया। तो 700 पॉइंट की रेंज के अंदर मैं 4 दिन से फंसा हूँ इवेंट से पहले, और मेरे को लग रहा है मैं इवेंट के बाद भी इसी रेंज में फंसा रहूँगा। ये प्रोबेबिलिटी ये कह रही है। आगे देखते हैं इवेंट क्लोज होने पर क्या मिलता है, इसलिए अपने आप को लाइट रखिएगा, शॉर्ट करना नहीं है। कोई डिप मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपका अपना रिस्क है, आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड है जो कि 1:1 कैलकुलेटेड है। पुराने वालों को जाना नहीं है, नए वालों को आना नहीं है। मोटा मोटी इसी लेवल पे मैं आपके सामने आज के इस चर्चा को, निफ्टी बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट की चर्चा को क्लोज कर रहा हूँ। मेरे को लीडरशिप चाहिए, और लीडरशिप बिना ग्लोबल मार्केट्स के चाहिए, तब मैं बाजार को ज़्यादा हेल्थी समझूंगा। नहीं तो मेरे लिए इवेंट ये सिर्फ इवेंट भर रह जाएगा, मेरे को ज़्यादा इसका इम्पैक्ट लगेगा कुछ नहीं। खैर, मेरे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, अंशुल जैन है, राहुल घोष है, दिवांश है। राहुल सर आज काफ़ी दिनों बाद मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अच्छा, उससे पहले मैं उनसे बातचीत करूं, मैं एक बार आपको ना एफआईज के नंबर्स की परसेंटेज बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ। 68% है एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस, रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस 40% है, और डीआईज की लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में करीब 40% है। तो सब कुछ बुकिश होता है ना, कि बुक में जैसे लिखा होना चाहिए किसका कितना माल होना चाहिए, एग्जैक्टली वही है। रिटेल, एफआईज और डीआईज तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले आप कुछ कीजिए। और 10 शेयर F&O बैन में है, वो भी स्क्रीन पे दिखा देना एक बार। और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से कुछ महंगा नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है, पूरी तरह से रेंज के अंदर है। 1 के पास हम चल रहे हैं बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। राहुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। देवांग सर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंशुल जैन आपका भी शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए फिर से समय निकाला। राहुल सर आपसे शुरू कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद मिले, कहीं छुट्टी पे थे क्या सर आप? काफ़ी आपसे चर्चा नहीं हुई। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। हाँ जी, छुट्टी पे था थोड़े दिनों के लिए बाहर। चलिए, आप उम्मीद करता हूँ आपकी छुट्टी अच्छे से गई होगी और आप बिल्कुल फ्रेश होंगे अब जरा मेरे को बताइए सर, मार्केट के अंदर क्या रीडिंग है? जो हमने बात रखी है अभी सामने, इसमें कहीं भी कोई गलती है, कोई भी पॉइंट्स हमने गलत बोला है, कैलकुलेशंस गलत की हैं, तो उसको जरा ठीक कीजिएगा, अपना व्यू पॉइंट भी जोड़िएगा वैल्यू एडिशन के तौर पर। जरा बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करें जस्ट इवेंट से पहले। नहीं, एक्चुअली आपने जो व्यू दिया है वो एक्चुअली बिल्कुल स्पॉट ऑन है। ओनली एक डिफरेंस मैं कहूंगा कि जो 25,000 का सपोर्ट है वो 24,800 पे रख देते हैं, और जो कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट 2-3 दिन का, मोस्ट लाइकली इसका ब्रेकआउट अपसाइड पे ही आएगा। तो 25,500 या 25,700 लेवल्स का अभी कोई मतलब नहीं है, अपसाइड पूरा ओपन है। जिस तरह एक एनगल्फिंग पैटर्न बना लास्ट वीक, और उस पैटर्न के बिल्कुल अगले 1-2 दिन में 400 पॉइंट का अप मूव आया, क्लियरली दिखाता है कि कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट्स को नीचे लेके जाना चाहता है। तो ऊपर के साइड पे लेवल्स पूरे ओपन हैं, हम 26,000 भी नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 52,500 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अभी आई थिंक अराउंड 52,200 चल रहा है बैंक निफ्टी। 52,500 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको पार करते ही एक और 1200 से 1500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है ऊपर की साइड में। दोनों साइड लॉन्ग है। आज या कल का जो मेजर इवेंट है वो भी एक नॉन इवेंट मुझे भी लगता है होना चाहिए, बिकॉज विक्स का कोई महत्व नहीं है। आप नोटिस करेंगे कल जो छोटा सा विक्स बढ़ने की कोशिश किया था वो भी इट गॉट सोल्ड इनटू एंड देन विक्स केम बैक डाउन। तो नॉन इवेंट है, अपसाइड पे प्ले करना चाहिए, और सपोर्ट 24,800 इंडेक्स के लिए। ठीक है, मेहमान के तौर पर आएगा ये, और मेहमान के तौर पर चला भी जाएगा इवेंट। मेरे को कुछ वैसा लगता है, जैसे राहुल सर भी आपको बता ही रहे थे, और इंडिया विक्स उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल। लेकिन कुल मिला के जो राहुल जी ने बात की वो ये की है कि आपको लॉन्ग साइड पे खड़ा होना है, खड़े रहिएगा, मार्केट की लिक्विडिटी अपने आप ले जाएगी, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फेड की। और वैसे भी आपकी इकॉनमी के अंदर इम्पैक्ट तब आएगा जब आपकी RBI घटाएंगे,
फेड घटाएगा तो ग्लोबल पिक्चर देगा, घटाने पर तो आरबीआई का रूल चाहिए ना, आरबीआई आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल एक इवेंट जैसा दिख रहा है बट नॉन इवेंट जैसा होगा, पुरानी चीज़ें मार्केट की हेल्प करेंगे, आपको लॉन्ग साइड पे रहना है। अंशुल जैन से आज के हम कॉल्स की शुरुआत करें। अंशुल जैन गुड मॉर्निंग, जरा आज के अपने ट्रेड बताइएगा प्लीज़ सर। नमस्कार टिम्पी जी, नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अक्षय जी। देखिए, हमको मार्केट में तेजी लग रही है। 51,500 बैंक निफ्टी जब ब्रेकआउट दिया था तो वहां से 53,000 तक के टारगेट या ऑल टाइम हाई तक के टारगेट पकड़ के चल रहे हैं, तो हमको लग रहा है मार्केट में तेजी बनी रहेगी। इसलिए दोनों बाई कॉल्स रहेंगे। पहला है हेवेल्स का। यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से फ्रेश अपमूव मिलने की गुंजाइश काफी बढ़ गई है, तो 2005 पे हेवेल्स को बाई करके चलना है। 1975 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2050 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल। यहाँ पे भी एक फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है जिससे ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस स्टॉक को भी बाई करके चल सकते हैं। 51 डेज का कॉम्बिनेशन पैटर्न ब्रेकआउट के बाद फ्लैग बना है। 690 पे बाई करना है। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा और 705 रुपए पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, ये निकाल लेता है तो स्टॉक 725 रुपए तक जा सकता है। तो 705 का पहला टारगेट रहेगा, अगर उसको स्लाइस थ्रू कर देता है तो 725 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, हेवल्स को लेकर कल भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स बुलिश दिखाई दे रहे थे और आज अंशुल जी की भी इस पर खरीदारी की राय है। 2050 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदना है और स्टॉप लॉस होगा 1975 रुपए का। और अगर हम दूसरे शेयर की बात करें तो वो है आपके लिए इंडियन होटल्स का शेयर, टारगेट 705 रुपए का, स्टॉप लॉस 680 रुपए का आपको लगा के चलना है। तो दो तेजी के सौदे हो गए अंशुल जी की तरफ से भी। देवांग गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है बाजार में और क्या अच्छा लग रहा है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें फर्स्ट स्टॉक की तो यहाँ बाय कॉल रहेगा एनटीपीसी में। एनटीपीसी में हम देख रहे हैं ओवरऑल डेली चार्ट पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है, बेस बना के स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 430 का टारगेट रखना है 408 का स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड की बात करें तो डेली चार्ट पे स्टॉक हार्ट ऑफ हार्टन स्ट्रक्चर में अभी भी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 662, टारगेट है 697। वो कॉल्स देवांग की तरफ से आते हुए, पर राहुल अब आपसे समझना चाहेंगे कि कहाँ पे है आपकी नज़र, कौन से हैं आपकी स्टॉक कॉल्स? तो दोनों लॉन्ग साइड पे है, जैसे मेरा व्यू भी अपसाइड की तरफ था। एक है भारती एयरटेल पे और दूसरा है एक स्टॉक जो कंसिस्टेंटली हाइज बनाया जा रहा है, जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो पहले भारती एयरटेल की बात करें तो थोड़ा कंडीशनल लॉन्ग है, 1660 के ऊपर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1590 पे रखेंगे और टारगेट जो होगा 1780 पे होगा। दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का आप चार्ट नोटिस करेंगे तो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन या छोटा सा करेक्शन आता है और एक नया हाई बनाता रहता है स्टॉक। ये पैटर्न ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से है और 2-3 बार इसी शो में मैंने रेकमेंड भी किया है लॉन्ग साइड पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 13,300 का होगा और इसका टारगेट होगा 15,200। डिक्सन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली आप मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 16,500 अगर 6 से 8 महीने का नजरिया किसी के पास हो तो। ठीक है, तो ये सबके शेयर्स हो गए। एक बार जरा मैं वापस से रिपीट भी कराता हूँ। पहले जरा लेके आइए सर के ट्रेड। डिक्सन टेक्नोलॉजी तो खैर इंटरेस्टिंग है ही, और भारती एयरटेल भी आज ट्रेड है राहुल घोष की तरफ से। अंशुल जैन के ट्रेड भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। उसमें एक इंडियन होटल्स का एक शेयर होगा जिस पे आपको ध्यान रखना है। इंडियन होटल्स में वो टारगेट आपको अच्छा सा दे रहे हैं और उसमें आपका जो टारगेट बनेगा वो करीब 705 का। हेवल्स उनकी लिस्ट में है 2050। सेलेक्टिव होना चाहते हैं तो हेवल्स पे ज़रा ध्यान रखिएगा। और भारतीय एयरटेल भी मेरे को काफ़ी ठीक लगा। दिवांग शाह ने कहा है एनटीपीसी ध्यान रखिए, टारगेट 430 का। और जुबिलेंट फूडवर्क ट्रेंडिंग शेयर है। इस सीरीज़ में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे एक्टिव शेयर या सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षण करने वाला शेयर कौन सा है, उस शेयर का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। इसकी पिछले महीने की क्लोजिंग और इस सीरीज़ के अंदर की ओपनिंग ही सिर्फ देखने लायक थी, समझने लायक थी। तो जुबिलेंट फूडवर्क 697 ऑलरेडी आ चुका है। 662 का आपका 697 का टारगेट है, 662 का आपका स्टॉप है। सारे ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब जरा शरद को जोड़ लें अपने साथ ताकि वो आपको ये बता पाएँ कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। शरद गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़।
गुड मॉर्निंग डिम्पीट। सबसे पहले जो है हिंडाल्को फोकस में रहेगा। यहाँ पे दो अहम न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहला कि ये सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन पे कंपनी उतर सकती है, अगले 5 साल की ये प्रोडक्शन रह सकती है। और इसके अलावा लगभग 2450 करोड़ की निवेश जो है वो कॉपर फैसिलिटी गुजरात में कर सकते हैं। और ई वेस्ट रिसाइकलिंग में भी अनाउंसमेंट आया है। NTPC ने जो है NPCIL के साथ करार किया है पावर जनरेशन को लेके। और इंटरेस्टिंगली अब NTPC जो है 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सब्सिडरी या JV में। अब बात करते हैं ONGC के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है विंडफॉल टैक्स जो पेट्रोलियम क्रूड में लगता था। एज ग्लोबल प्राइसेस में जो है गिरावट देखने मिला है। पहले जो ये प्राइस थी लगभग 1850 रुपये प्रति टन थी, अब जो है ये रद्द कर दी गई है। टोरेंट पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे इनको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से LOI आया है, जिसका कुल जो सप्लाई है लगभग 1500 मेगावाट का एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेके। अब बात करते हैं हम सूरज एस्टेट डेवलपर्स की। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर है साउथ और सेंट्रल मुंबई में। और यहाँ पे जो है बड़ी न्यूज़ आई है, LIC म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 2.84 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। ऑलमोस्ट इसका डील वैल्यू 21 करोड़ के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी 500 करोड़ रुपए रेज़ की थी अपने प्रेफरेंशियल इशू में, जहाँ पे HNIs और फैमिली ऑफिसेस पार्टिसिपेट किए हैं। और कंपनी लगभग 13 प्रोजेक्ट्स के और 20 लाख स्क्वायर फीट की काम कर रही है। आगे जाते हुए बाइकॉन भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे LIC ने जो है 5 लाख शेयर्स की एडिशन की है 13 सितंबर को। अब LIC का जो स्टेक है वो 5% के ऊपर हो जाता है। और आखिर में REC के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे भी एक बड़ा न्यूज़ फ्लो आया है। कंपनी ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो है बड़ा करार किया है। लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर का ये करार है और ये अगले 5 साल तक जो है वैलिड रहेगा। तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी लिस्ट बताने के लिए। एक काम करते हैं, शुरुआत बायोकॉन से करते हैं, जहाँ पे LIC की होल्डिंग अब 5% से ज़्यादा हो चुकी है। धीरे धीरे की खरीदारी की और ये दोनों शेयर सिंजिन और बायोकॉन दोनों को दोनों एक्टिव शेयर्स में से एक है। अंशुल जैन एक बार ज़रा चेक करके बताइए आज का ट्रेड क्या बनता है। मैं इन बिटवीन ये आपको बता देता हूँ कि बायोकॉन आज F&O बैन में नहीं है, तो बैन में नहीं है, जरा देख के बताइए कैसे ट्रेड करना है। देखिए डिम्पी जी, बायोकॉन में 41 डेज का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था, वहां से 9 दिन की कंसोलिडेशन है। कल की कैंडल थोड़ी सी खराब है, प्रोबेबली 370-365 के लेवल तक ये नीचे रिट्रेस कर सकता है, वहां से बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 400 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ है, पुल बैक थोड़ा सा डीप हो सकता है, बट इवेंचुअली 395 से 400 तक ये स्टॉक जाएगा। ठीक है, ये जो विंडफॉल को स्क्रैप किया है इसका बेनिफिशियरी भी हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी, है ना, और इसका बेनिफिट ONGC के पास भी आ सकता है। तो एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, राहुल सर आप इसका चार्ट चेक करेंगे। यही इस मार्केट के अंदर फेड वाली चीज़ को हटा के लिक्विडिटी अपने मार्केट की कोर स्ट्रेंथ का सूचक बन सकता है। 2900 बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, बट 3000 को दिखा नहीं पा रहा है। सर इस खबर के दम पर आज हो सकता है छोटा मोटा गैप मिल जाए। उसके बाद कोर ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है इसके पास? रिलायंस एक सपोर्ट लेवल अराउंड 2900 के आसपास, वहां से एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बना के ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड की तरफ। लास्ट टाइम भी आप लास्ट 2-3 बार एक्चुअली चार्ट में देखेंगे, अगस्त में भी आप देखेंगे, जून में आप देखेंगे, इसी सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है। तो इस सपोर्ट लेवल से जो बाउंस है कैन टेक द स्टॉक अप टू 3000, बट 3000 से 3150 पे एक सप्लाई लेवल है। तो जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा स्टंटेड हो सकता है इसके कारण से। बहुत ही शॉर्ट टर्म मूव 2-3% ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं, बट उसके द सप्लाई जो नेक्स्ट सप्लाई है उसको टेक आउट करने के बाद ही अगला मूव ऊपर की साइड आ सकता है। ठीक है, तो पहले क्रूड पर 1850 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स था, सरकार ने उसको हटा दिया है। तो OMCs के लिए, ONGC के लिए, रिलायंस के लिए ये पॉजिटिव खबर है और व्यू आपके लिए इन स्टॉक्स पर। लेकिन चलिए कुछ अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिनके दम पर शेयरों में एक्शन जरूर दिखेगा। हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर। अशेषा बताइए कहाँ पर फोकस होगा आज? बिल्कुल, सबसे पहले ऑटो सेक्टर से बजाज ऑटो पर फोकस करते हैं। कल एक बड़ा लॉन्च हुआ था कंपनी का, जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है।
CLSA की रिपोर्ट है जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। 7,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च काफ़ी प्रॉमिसिंग है। उनका नज़रिया इस लॉन्च के चलते कंपनी पर सुधर चुका है। 7,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि कंपटीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा और एक्सपोर्ट मार्केट में भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। इसी के साथ LTI माइंड्री मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, जहां पर मैनेजमेंट का मानना है कि दूसरी तिमाही के रेवेन्यू ट्रेंड्स पहली तिमाही के जैसे ही दिखे हैं और तो ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है IT डिमांड को लेकर। और मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर रह सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, तो थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री LTI माइंड्री के मैनेजमेंट से, जिसके चलते सिटी ने बिकवाली की राय बरकरार 5,635 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ L&T के मैनेजमेंट से भी गोल्डमैन सैक्स ने बातचीत की, जहां पर उनका मानना है कि कैपेक्स स्टोरी पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। मिडिल ईस्ट से कंपनी को कई सारे नए ऑर्डर्स मिले हैं। डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी सेगमेंट से ऑर्डर इनफ्लोज काफ़ी अच्छे रहेंगे, जिसके चलते उनका नज़रिया पॉजिटिव। खरीदारी की राय 3,700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य गोल्डमैन सैक्स ने L&T पर दिया है। लास्ट में बजाज फाइनेंस की बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 9,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी की एक सब्सिडरी हुई है, उसका हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, तो नियर टर्म में वैल्यूएशन एडजस्टमेंट थोड़ा सा दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट दिखेगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी दिखेगा। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी और EPS ग्रोथ भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग और 9,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य बजाज फाइनेंस पर दिया है। ठीक है शीशा, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम रिपोर्ट्स ख़ास तौर से ये बजाज ग्रुप को अगर देखें तो दो रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो बजाज ऑटो पर CLSA की रिपोर्ट है और दूसरा बजाज फाइनेंस को लेकर रिपोर्ट है, और एक में टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, एक में टारगेट बहुत कम है। दोनों अलग अलग सेक्टर की भी हैं वैसे, लेकिन बजाज ऑटो पर जरा एक बार अंशुल जी आप व्यू दीजिए। लगातार चला ये शेयर और आउट परफॉर्म भी किया है कहीं ना कहीं बाजार को। बजाज ऑटो ने 12,000 रुपये के आसपास का भाव हो गया रिकॉर्ड ऊंचाई पर। कल इन्होंने 2 बाइक्स लॉन्च की। अब ये CLSA जो कह रहा है कि नहीं लक्ष्य 7,000 रुपये का अंडर परफॉर्म की रेटिंग कायम है, और उनके कंसर्न्स ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। 250cc प्लस में जो है कंपटीशन को लेकर सतर्क रहना होगा। आपको लगता है कि 7,000 थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? ट्रेड करने वाले करें क्या आज? देखिए अक्षय जी, चार्टिकली अगर देखें तो न्यूज बेस से बिल्कुल मैच नहीं करता है। 10,100 पे जब कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, वहां से 11,500 और 12,500 दो टारगेट हमने ईटीन और स्वदेश पे डिस्कस किए थे। पहला टारगेट कंप्लीट होने के बाद कंसोलिडेशन किया और वापस से ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये दूसरे टारगेट 12,500 की तरफ जा रहा है। तो 12,500 पे थोड़ा सा स्टॉक एक्सटेंडेड हो जाएगा, वहां पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर चार्ट देखें डेली, वीकली या मंथली, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेंड इंटैक्ट है, किसी भी तरह का डेंट भी नहीं है, एक छोटा सा नीजक रिएक्शन भी नहीं है। तो मैं कंप्लीटली स्टॉक पे बुलिश हूँ। 12,500 पे एक्सटेंडेड रहेगा तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट वापस से बेस बना के ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, आराम से होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स 12,500 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, 12,500 पर जाकर ही प्रॉफिट टेकिंग करें, और मतलब यहाँ से भी गुंजाइश अभी 550-600 रुपये चलने की बजाज ऑटो की। TVS मोटर पर भी एक व्यू दीजिए आप राहुल जी, क्योंकि अक्सर कंपेयर किया जाता है कि TVS मोटर या फिर बजाज ऑटो, दोनों में से क्या सही है? आपको क्या बेहतर लग रहा है? क्योंकि रिकॉर्ड हाई के आसपास तो TVS मोटर भी है, 2,250 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं इसके। तो स्पेसिफिकली इन दोनों स्टॉक्स की बात करें तो बजाज ऑटो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर उठ रहा है, फिर 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ और कल एकदम ब्रेकआउट हुआ। टीवीएस मोटर इक्वली गुड लग रहा है चार्ट्स पे। एक्चुअली टीवीएस मोटर पे अगर एक बाय लेवल में देने जाऊं तो 2,778 के आसपास, अराउंड 2,780 के आसपास बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2,720। और पिछला हाई तो बहुत ही छोटा टारगेट है, बट ऑलमोस्ट क्लोज टू 3,000 वन कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स।
एक अच्छा सा बेस बना के ब्रेकआउट हुआ है 3 दिन पहले 12 सितंबर को। बुलिश लग रहा है चार्ट्स पे टीवीएस मोटर। लेकिन कल हमने देखा कि बजाज ऑटो के साथ साथ हीरो मोटो के शेयर ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप गेनर में ये शेयर शुमार रहा। हीरो मोटो में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्यों ये शेयर दौड़ रहा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं कुछ खास रिसर्च लेकर। सृष्टि, बताइए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? जी हाँ, हीरो मोटो का शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आप साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो 45% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखा दी है। पर अगर हम पिछले 4 साल में देखें, यानी कि कोविड के बाद की अगर हम तेजी देखें, तो इस हीरो की एंट्री में थोड़ा सा अब जाके क्लाइमैक्स के पास हम आते हुए पहुंचे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स यानी मार्च 2020 के लोस के बाद अगर हम देखें तो ये स्टॉक में लगभग चार गुना ये काउंटर हुआ है। पर इसके मुकाबले टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो के शेयर ने 6 से 9 गुना तक के रिटर्न्स दिए हैं। पर अब जानने की बात यह है कि अब इस हीरो की बारी क्यों आई है और क्या कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं हीरो मोटो कंपनी में। अगर सबसे पहले ट्रिगर देखें तो एथर का आईपीओ, यानी अब आईपीओ के लिए उन्होंने डीआरएसपी फाइल कर दिया है और इसमें हीरो मोटोकॉर्प की मेजॉरिटी स्टेक तो है ही, साथ ही साथ यहाँ से इनकी वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने 37% हिस्सेदारी, जिसकी वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो 10 बड़े इन्वेस्टर्स के नाम दिए गए हैं जहां पे वो आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, उसमें हीरो मोटोकॉर्प का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी वो एथर एनर्जी के आईपीओ में बने रहना चाहते हैं और यहां से और भी उनका भरोसा इस पे कायम है। दूसरा बड़ा ट्रिगर जो कि एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए साबित हो रहा है वो है हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ। यहाँ पर भी नजर है क्योंकि इससे भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का यहाँ पे 40% स्टेक है। आप देख ही रहे हैं कि फाइनेंशियल स्पेस में किस तरीके का हम दमखम देख रहे हैं। इस पूरे आईपीओ को लेकर तैयारियां जो है वो जारी हैं और इसको लेकर भी हीरो मोटोकॉर्प में एक वैल्यू अनलॉकिंग के चलते एक बड़ा ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है। अब तीसरे ट्रिगर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में एंट्री करने की तैयारी में है हीरो मोटोकॉर्प। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आईटी ग्रीन करके कंपनी है, उसमें हीरो मोटोकॉर्प हिस्सेदारी खरीदने की योजनाएं बना रहा है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसलिए देखना, क्योंकि आप जानते हैं बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सभी जो है ऑटो सेगमेंट में फिलहाल मौजूद है। अब हीरो मोटोकॉर्प इस तरीके से अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बना रहा है और यहाँ पे भी हम देखें तो मार्जिन्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है 2 व्हीलर्स के मुकाबले। तो अगर ये पूरी डील होती है तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए। और चौथे ट्रिगर की बात करें, जो इनके कोर लेगेसी बिजनेस की बात है, हम देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर्स से बुलिश कमेंट्री दे रही है, खास तौर से वो सेगमेंट में जो कि पिटा हुआ था, एंट्री सेगमेंट 125 सीसी सेगमेंट, जिसमें कंपटीशन बढ़ते हुए दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का मानना है कि यहां से काफी सपोर्ट आ रहा है, रूरल रिकवरी देखने को मिल रही है, फेस्टिव्स की मांग को लेकर जो है काफी उत्साह है। अब कुछ दिनों के बाद, पितृपक्ष के बाद, हम देखेंगे कि फिर से पूरा फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा और उसको लेकर सेल्स के अच्छे सपोर्ट की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और आखिरी में वैल्यूएशंस पे नजर डालते हैं, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प में कुछ बहुत तोड़फोड़ रिटर्न्स कोविड के बाद तो नहीं दिए हैं। वैल्यूएशंस अन्य कंपनी के मुकाबले वहां पे सपोर्ट जरूर दिख रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन पे आप देखेंगे तो लगभग 19 टाइम्स, बशर्ते इसके बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो इसके सामने महंगे जरूर साबित हो रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए फिलहाल काम करती हुई दिख रही हैं और शेयर रिकॉर्ड हाई पे आता हुआ है। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया। तो शेयर रिकॉर्ड हाई पर बजाज ऑटो भी, बजाज ऑटो के साथ साथ हीरो मोटो, टीवीएस मोटर भी थोड़ा सा ही पीछे है रिकॉर्ड हाई से। कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा है। अंशुल जी, अब तो और कंफ्यूजन बढ़ गया। मतलब हीरो मोटो में तो वैल्यूएशन वाला भी ट्रिगर है कि सस्ता है वो, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं और तीनों में से सबसे बेहतर क्या है? एक छोटा सा आंसर चाहेंगे आपसे। देखिए अभिषेक जी, तीनों में सबसे बेहतर है हीरो मोटोकॉर्प। कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है 62 दिन के कप एंड पैटर्न से। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, कल हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड कराया है। यहाँ से हमें टारगेट 6250 का पहला लग रहा है, उसके ऊपर 6500 जा सकता है। बाकी स्टॉक्स ब्रेकआउट लेके एक्सटेंड हो चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प जस्ट ब्रेकआउट दे रहा है, तो फ्रेश ट्रेड लेना है ऑटो सेक्टर में तो हीरो मोटोकॉर्प में लेना चाहिए। ठीक है,
हीरो मोटोकॉर्प ये बेहतर लग रहा है, वैल्यूएशन भी बेहतर है, चार्ट्स भी अच्छे हैं और टारगेट्स आपको अंशु जी ने बता दिए हैं। स्वागत करते हैं राहुल का भी, जो कि मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। राहुल, सबसे पहले तो एक बड़े इवेंट की तैयारी करते हुए बाजार, और उसके पहले थोड़े से वेट एंड वॉच की स्थिति में ज़रूर है। FOMC मीट के आउटकम का हम सभी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में राहुल, आपको क्या लगता है कैसे प्लेस्ड है मार्केट? सबसे पहले तो उस पर अपनी राय दीजिए, और साथ ही कौन से सेक्टर्स पे राहुल खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और एक और सवाल बैंकिंग को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। राहुल, हाय, गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली देख रहे हैं डिस्कशन अभी और FOMC का मीटिंग क्या आउट होगा, तो काफी टाइम पे आ रहे हैं, तो अभी इम्पोर्टेंट चीज है 0.25। ओके, माफ़ कीजिएगा राहुल, शायद थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच है, हम उसको एक बार ठीक करके फिर से आपके पास आना चाहेंगे और आपका टेक समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को होते हुए, और मार्केट्स पे इसका किस तरीके से असर होता हुआ दिख सकता है। पर उससे पहले आइए हमारे बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ एक स्टॉक्स और काउंटर्स पे एक बार व्यू ले लें। और लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ एक IT काउंटर्स पे जो है नज़र ज़रूर है, जहाँ पे कल हमने देखा था कुछ एक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी HCL टेक पे। आज LTI माइंट्री ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे फोकस में रहेगा। यहाँ पे सिटी की बिकवाली की सलाह आई है, 5635 के टारगेट्स दे रहे हैं। हालांकि जो कमेंट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड नहीं है, थोड़ी मिक्स कमेंट्री आ रही है। ये डिमांड को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, पर ये भी कह रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ी सी कटौती ज़रूर है, तो मिली जुली कमेंट्री कहेंगे। ऐसे में अंशुल, LTI माइंट्री आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 6,200 रुपए पे, जिसका टारगेट 6,500 6,550 के करीब था, तो ऑलमोस्ट वहां तक रैली कर चुका है, 100 रुपए और बचा है, तो यहाँ से फ्रेश बाई का सौदा नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 6,550 6,500 के लेवल मिल सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगा स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से, तो 6,550 के पास शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 6,550 के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि एक तरफा रैली स्टॉक में हमने देखी है, उसके पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर बात करें LNT की, तो यहाँ पे भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय के साथ 3700 के टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि मौजूदा स्तर पे भी आप LNT को उन्हीं भाव के आसपास ट्रेड करते हुए देखेंगे। राहुल, आपसे समझना चाहेंगे, राहुल घोष, कि कैसे आप देख रहे हैं LNT को, क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि थोड़ा सा स्टॉक मूवमेंट ज़रूर दिखा रहा है, पर क्या यहाँ पे कोई फ्रेश बाय बनता हुआ दिख रहा है? अभी फिलहाल तो कोई फ्रेश बाय नहीं बन रहा है स्टॉक पे। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। फरवरी से आप नोटिस करेंगे 3,800 के ऊपर सेलिंग आ जाता है, और जब भी 3,300 के आसपास आ जाता है फिर से बाइंग आ जाता है, तो एकदम बीच में है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आप जो बोलिंजर बैंड बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है, वो टेपर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब कोई एक्सपेंशन अभी कार्ड्स में हाल फिलहाल में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। एक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक को 3800 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, जहां पे हम लॉन्ग ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3650 पे रखे, बट अंटिल देन नो ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो फिलहाल LNT पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, पर आज इंश्योरेंस स्पेस पे JP मॉर्गन की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पे उनका कहना है कि सेकेंड हाफ, इस साल का सेकेंड हाफ जो है मार्जिन्स के लिए इंश्योरेंस स्पेस में आप देखेंगे कंपनीज के लिए बेहतर रह सकता है, अगर हम इसे कंपेयर करें फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। ऐसे में उनकी जो पिक्स सामने आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो भरोसा जता रहे हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस पे। उनका कहना है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि LIC पे उन्होंने अपना अंडरवेट स्टैंस बरकरार रखा है। कहना है कि मार्जिन्स पे जो है थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आ सकता है। अब दोनों ही कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं,
पर देवांग, आपसे न्यू इंडिया एश्योरेंस पे राय मुझे ये लेनी है कि क्या यहाँ पे फ्रेश बाय या एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि देखिए स्टॉक थोड़ा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहा था पर अपने रेजिस्टेंस से 300 के आसपास से फिसलता हुआ दिखा है। पर क्या मौजूदा स्तर ठीक रहेगा नई एंट्री के लिए? इंश्योरेंस की बात करें, डेली चार्ट स्टॉक अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में है। जब तक ये स्टॉक 250 के ऊपर नहीं जाता तब तक अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 230 के अराउंड सपोर्ट है, तो जब 250 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तब उसमें एंट्री की सलाह रहेगी। तो फिलहाल 280 के ऊपर जाए तब आप इसमें एक एंट्री बनाने की आप कोशिश करें, ये राय आती हुई आपके लिए। बात करें हम तो न्यू इंडिया एश्योरेंस पे, तो इंश्योरेंस स्पेस पे तो हमने नज़र डाली, पर कुछ एक और काउंटर्स पे बात करते हैं जहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ आप चेक करेंगे अंशुल, क्योंकि ये देखिए स्टॉक की काफ़ी पिटाई हो चुकी है, 560 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या इसे ब्रेकडाउन के तौर पे देखें या फिर ये देखें कि अच्छे सपोर्ट के पास है और थोड़ा सा एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी अपनाएं? बिल्कुल इसको ब्रेकडाउन की तरह देखना चाहिए, आपने सही स्पॉट किया। यहाँ से डाउन साइड दिख रही है, लोअर हाई बना है वीकली मंथली दोनों चार्ट पे, तो लोअर लो बनाने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। 437 वीकली और मंथली पे स्विंग लो है। ये अलग अलग स्टॉक्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटो आपको अच्छा मिलेगा। एक बार सब चीज़ें ठीक कर लीजिएगा, ऑडियो वगैरह, शायद अंशुल का भी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी तक सारे ट्रेड अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक काम करेंगे, 9 बजने को है, एक बार जो हमने ट्रेडिंग कॉल्स पहले ली थी ना सुबह 8 बजे के आसपास, वापस से दिखा दीजिए सारे ट्रेड, किसी से कोई मिस नहीं होना चाहिए। राहुल घोष के ट्रेड पहले दिखाना। राहुल घोष ने बताया था कि भारतीय एयरटेल को लेना है, अबव 1660 का लेवल्स दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है 1780। दूसरा उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेके बाय दिया है, टारगेट दिया है 15,200। तो डिक्सन और भारतीय एयरटेल ये राहुल के आपने देखे होंगे। फिर देवांग के शेयर अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एनटीपीसी है 430 का टारगेट, जुबलेंट फूडवर्क है 697 का टारगेट। उनका जुबलेंट फूडवर्क ट्रेड मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रखता है, मैं 2-4 दिन से इसको देख भी रहा हूँ, आपको पहले भी नोटिस करवाया हुआ शेयर है ये। दूसरा है इंडियन होटल्स, अंशुल जैन का, उनका टारगेट है 705 का, हेवल्स है 2050 का। तो जो सुबह हमारे 3 मेहमान जुड़े, उन्होंने तीनों ने अपने अपने ट्रेड आपको दे दिए हैं और सभी के ट्रेड आपने अच्छे से नोटिस कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं कुछ ऐसे शेयर्स पे जहाँ पर कल का मोमेंटम काफ़ी अच्छा था और उनमें ट्रेड आज भी देखे जा सकते हैं क्या, या फिर वो आज नए तरीके से काम करते हुए दिखेंगे आपको। वरुण बेवरेजेस एक बार लेके आइएगा, कल शेयर बढ़िया बंद हुआ है, करीब 4.5% ऊपर। ये शेयर चल सकता है क्या, एक बार ज़रा पता करते हैं। राहुल घोष एक बार ज़रा चेक करना। VBL, एक्चुअली मैं पूछना चाहता था UBL, USL, फिर मेरे को लगा सुबह सुबह क्यों पूछे, दोपहर में पता करेंगे। VBL बता दो सर। VBL का कल का जो मूव आया है वो डेफिनेटली बुलिश सिग्नल दे रहा है, बट 650 से लेके 670 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो अभी फिलहाल लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। इवन दो कैंडल फॉर्मेशन एक अच्छी डिमांड जोन से हुआ है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक, मैं स्टिल सजेस्ट करूंगा वेट करने के लिए और 670 के ऊपर लॉन्ग जाने के लिए। तब तक नो ट्रेड जोन में रहेगा। फॉर्मेशन अच्छा है, आप नोटिस करेंगे कि अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल बन रहा है, बट ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा अननर्विंग है, इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पे। ठीक है, डन। दूसरा शेयर जो मेरी लिस्ट में है उस शेयर पे नाम कल हमने आपको नोटिस कराया था, वो शेयर है IGL। UBS की रिपोर्ट आई थी, MGL के टारगेट 2000 प्लस कर दिए गए और साथ ही IGL का टारगेट को भी 700 समथिंग रखा गया और उन्होंने अपना सीधा 400 से 700 का लेवल बढ़ाया। कल दोनों बढ़िया बंद हुए हैं। अंशुल जैन एक बार जरा IGL, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इस पर, 620 से पहले माल काटूंगा नहीं और ले लूँ थोड़ा सा, अगर मान लो कल नहीं लिया है तो। देखिए इसमें 555 के ऊपर सस्टेन करना मैंडेटरी है, उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो इस स्टॉक को अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो 555 556 निकलने का वेट करना चाहिए, उसके बाद मोमेंटम बनेगा। दोनों में MGL का चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, कल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है। 1900 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के क्लोज किया है, तो यहाँ से 2050 तक की रैली डेवलप होती हुई दिख सकती है। तो IGL 555 के ऊपर बाई कर सकते हैं, MGL करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं।
दिवांग, दो मैं प्लेटफॉर्म वाले शेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ, दोनों ने एब्सोल्युटली बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा गोल्ड के एक्सचेंज चलाने वाला MCX है। इन दोनों में मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ। क्या मेरा फैसला सही है कि जिनके पास अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें? इनके आप ना मंथली और 6 महीने के इस तरह वाले चार्ट दिखाइए। देखिए 2,000 रुपये करीब एक साल में मेरे को मिले हैं BSE से पर शेयर, रिटर्न इज़ 177%। MCX का भी दिखाना है इसी तरह से। तो दिवांग भाई जरा दोनों के बारे में बताइए। अगर मेरे पास 1 साल पुरानी 6 महीने पुरानी खरीद है तो मैं कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लूँ क्या? क्या भी और चलने वाले हैं ये? BSE की बात करें तो डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मेरा सजेशन यहाँ ये रहेगा कि एक ट्रेल स्टॉप लॉस कर दे 3,250 का। ये स्टॉप लॉस रख के बने रहे क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है स्टॉक का। अपसाइड अराउंड 3,500 3,550 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 3,250 के एक स्टॉप लॉस पे मेंटेन रख दे। MCX की बात करें तो MCX में अभी भी हमें लगता है कि अपसाइड देखने मिल सकता है। काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है, हाइट ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे होल्ड की सलाह रहेगी। 5,400 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड 5,800 5,900 तक के जोन देखने मिल सकते हैं MCX में। तो होल्ड की सलाह रहेगी MCX में। ठीक है, ये दोनों शेयर मैंने इसलिए पता किया क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में अगर किसी ने प्लेटफॉर्म ले शेयर लिए होंगे तो इन दोनों को ही लिया होगा। NSE तो नॉन लिस्टेड है, ठीक है। तो BSE और MCX ही प्लस रखे होंगे आपके पास, और अगर CDSL भी होगा तो मेरे को लगता है शायद उस पर भी मोटा मोटी यही राय मिलेगी। जो लेवल सर ने आपको सुझाए हैं उस लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन ये आपका अपना विजडम भी हो सकता है कि आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है तो आप चाहें तो 10-5% बेच भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रेड भी और ले सकते हैं, क्योंकि लेवल्स सामने आइडेंटिफाई करे हुए हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड मैं लेना चाहता हूँ। एक्चुअली में मेरे को बात अच्छे से पता है कि मार्केट डल है, ऑप्शंस के ट्रेड में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इंडेक्स में काम लागू होगा। अगर स्टॉक्स में कोई अच्छी ऑप्शंस मिल जाए तो आपके कम पैसे में अच्छा ट्रेड हो सकता है, इसलिए ये ख्याल भी हम रखते हैं आपका। राहुल सर, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई अच्छे से स्टॉक का ऑप्शन ढूंढ के बताइए। अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं, अभी वापस से कनेक्ट करना है उनको। एक काम करते हैं अंशुल जैन, ये काम कर पाओगे आप? क्या आपको थोड़ा समय चाहिए? 2-5 मिनट लेना है, डाटा को चेक करना है, तो आप बता दो, फिर मैं जब तक कुछ और देखता हूँ। कोई एक ऑप्शन दे मेरे को, इंडेक्स का छोड़ देना, स्टॉक्स का बताना। देखिए डिम्पी जी, मार्केट थोड़ा सा डल है और मेरे को बहुत ज्यादा इस समय ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं ऑप्शंस को अवॉइड करके चलूंगा। फ्यूचर्स में जरूर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर 3-4 दिन भी नहीं चला तो टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए फिलहाल के लिए ऑप्शन अवॉइड करके चलूंगा। फ्यूचर्स में जरूर कोई ट्रेड ले सकते हैं। फिर भी आप टाइम ले लेना सर, इसलिए मैंने आपसे पूछा ही था, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा। मैं जानता हूँ ना सर एनालिस्ट की, मैं खुद एक डेरिवेटिव डाटा देखने वाला हूँ, तो मेरे को समझ में आता है। मैंने खुद नहीं देखा कोई ऑप्शंस का ट्रेड, तो आप कैसे देखेंगे? तो जब आपने कोई ऑप्शंस का ट्रेड देखा नहीं, तो इसलिए बात सच है कि भाई डल मार्केट है, हमने ब्रेकआउट्स ही नहीं देखे तो ऑप्शंस कैसे दिखेंगी। लेकिन फिर भी बाजार खुलने पर या फिर कभी भी आपको मौका मिले ना, कोई इंडेक्स का छोड़ के स्टॉक्स का कोई ऑप्शंस बताना। अभी आप जैसे हेवल्स दिया, तो आपका हेवल्स में से अगर कहीं भी कोई अच्छा ट्रेड आपको ऑप्शंस का बनता है, मेरे को वो भी बताना। मैं नहीं चाहता कि बड़ी पोजीशंस फ्यूचर्स में जाएं। एक्सपेरिमेंट करना तो फिर ऑप्शंस में क्यों ना करें, ठीक है ना? वो देख लेना आप, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है, बट एक ऑप्शन खोले रखना, ठीक है जी। लेवल स्क्रीन पर आना शुरू हो गए इंडिकेटिव टिक्स के। फिलहाल अभी इस पर मैं जा नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि इनको फ्रीज़ होने में समय लगेगा, और फ्रीज़ हो भी जाएंगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। एक तो आपको सपाट ओपनिंग मिलने जा रही है, सपाट दिन भर का ट्रेड रह सकता है। कल के मुकाबले थोड़ी वॉलिडिटी ज़्यादा होगी, बस इतना ही है। कल अगर 100 पॉइंट निफ्टी चला तो आज 120 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। ये ज़्यादातर एनालिस्ट का व्यू पॉइंट भी बनता है, ठीक है। 1-2 शेयर जरा मेरे को और चेक करवाने, जरा मैं वही फटाफट से दिखवा लेता हूँ आपसे ही। IGL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लेके आइएगा, कल की उसकी क्लोजिंग ख़राब थी, जरा चेक करवाते हैं। देवांग भाई, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये पैटर्न आपको याद होगा ना कुछ दिन पहले का। ये 6-7 दिन तक गिरा, फिर एक दिन खबर आई, फिर मूवमेंट बहुत फास्ट आया। कल पहली बार फिर से गिरना शुरू हुआ है। क्या शॉर्ट खोल सकते हैं इसमें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में? फिर से कल शॉर्टिंग हुई है, कल एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई थी 3% की। अभी तो इंडिकेटिव टिक्स दिख रहे हैं 16 रुपये ऊपर, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। शॉर्ट करूं सर?
और डेफिनेटली एचएल की बात करें तो ट्रेंड अभी भी डाउन है। स्टॉक ने जो कल ब्रेक किया उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया, तो फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ से भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 4330 तक के जोन देखने मिल सकता, सॉरी 4330 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। अब जो रेजिस्टेंस नाउ फेस कर रहा है स्टॉक अराउंड 4550, तो ये स्टॉक के साथ शॉर्ट करने की सलाह देगी एचएल। ओके, ठीक है, डन। अब राहुल शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज़रा कुछ एक चीज़ें समझ लेते हैं। राहुल सर, बैंकिंग पे काफ़ी उम्मीद है और जो इवेंट है ये वेरी क्लोज टू बैंकिंग है। बैंकिंग में प्राइवेट पार्टिसिपेशन थोड़ा एग्रेसिव हुआ है पिछले 2-4 दिनों से। एक्सेस, एचडीएफसी, कोटक, है ना, इंडसन भी आप देख ही रहे होंगे। और भले आपकी पूरी टीम रहती है, आपके भी कोई ना कोई बताता रहता होगा, डेरिवेटिव वाला, टेक्निकल वाला, कि देखिए सर यहाँ पे अच्छा डाटा बन रहा है। कोई बैंकिंग पे आपका टेक चाहिए, खासकर प्राइवेट बैंक्स पे। सो आई थिंक जिस तरह से हमने देखे हैं, सेटअप देखे हैं, तो लास्ट 1 साल के अंदर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर खाली आईसीआईसीआई और एक्सिस आउट परफॉर्मर रहे हैं टू सम एक्सटेंट, और बाकी सब बैंक्स मेरे ख्याल से प्राइवेट्स में मेरे ख्याल से लगाज रहे, और मेरे ख्याल से जो मार्केट्स ने रिटर्न दिए उससे थोड़े नेगेटिव रिटर्न्स गिन सकते हैं, वैसा मान सकते हैं। बट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स के डेटा अच्छा है। सो ओवरऑल हम देखें तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से बैंक्स में अभी भी मेरे ख्याल से सस्ता है, वैल्यूएशंस क्वाइट कंफर्टेबल है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बैंकिंग में कोई दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक जरूर हो सकता है कि हमने देखा है कि ये राउंड में हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस बेटर है पीएसयू बैंक के अंदर, बट ये ट्रेंड जनरल रहा है। पीएसयू एज अ सेक्टर हम पूरा देख लें तो मेरे ख्याल से मंदी में रहा है। तो आई फील जिस तरह से लास्ट क्वार्टर के नंबर्स, जिस तरह से अपडेट्स आते हैं देखने को मिले हैं, तो मुझे लग रहा है कि बैंक्स इज द बेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल। हम देखें ओवरऑल बाजार में इन्वेस्ट रहने के लिए, तो मेरे ख्याल से बैंक्स में कंफर्ट ज्यादा है, तो मैं इन्वेस्ट करने की राय दूंगा यहाँ से। तो प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ बैंक्स के अंदर मुझे लग रहा है लार्ज बैंक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो पीएसयू पैक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से 10 से 12% गिर चुका है ऊपर के लेवल से, और काफी अच्छा वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पोजीशन में है, यहाँ से वैल्यूएशंस वाइज काफी कंफर्ट देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है, तो अभी भी यहाँ से चल सकते हैं। तो आई थिंक द एंटायर फाइनेंशियल स्पेस एज अ होल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो इवेंट के बाद जो एफएमसी के इवेंट है, आई थिंक मोर और लेस 25 बेसिस पॉइंट जो फेड ने इंडिकेट किया था, तो मार्केट में डिस्काउंटेड है। आने वाले दिनों में क्या होगा, दैट कमेंट्री इज इम्पोर्टेंट कि 50 बेसिस पॉइंट या ज्यादा कब कर सकते, कब करेंगे या क्या होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी ट्रिगर फॉर द मार्केट, और वो रहेगा। तो 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से तो मेरे ख्याल से मार्केट ने डिस्काउंट कर चुका है, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा कोई तेजी या मंदी कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। अगर लेकिन 50 या कुछ कमेंट्री बेटर होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट से मूवमेंट हो सकता है, और ये ओवरऑल बैंकिंग एज अ सेक्टर अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, डन। अब थोड़ी देर में नवरत्न शेयर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले जब बैंकिंग में इतनी चर्चा हुई तो एक ट्रेड भी कन्वर्ट करवा लेता हूँ। ऑलरेडी सर ने बता ही दिया कि सेक्टर बुलिश है, वैल्यूएशन अच्छी है, चर्निंग का बेनिफिट आ सकता है। अंशुल जैन, एक बैंक का शेयर। डिम्पी जी, बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक हमको काफी अच्छा लग रहा है। 45 डेज का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, 2 दिन फॉलो थ्रू मूव मिला है, तो यहाँ से 1305 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। फ्रेश बाइंग करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं। नीचे में 1250 का स्टॉप लॉस बनेगा और 1305 का टारगेट बनेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है इसमें। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर ये व्यू, खरीदने की सलाह है। 1250 रुपए के ऊपर जाकर टिकने की कोशिश कर रहा है ये शेयर मजबूती से। एक और एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं। ध्वनि हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई से। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से। बताइए कहां पर कन्विक्शन है, क्या खरीदना है आज?
गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आज का ट्रेड यहाँ पे बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं गिवन द इवेंट। जिस हिसाब की वोलेटिलिटी हम थ्रू आउट द डे में देखेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे मुझे कमिंस का स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसे हमने कल BTST में भी रेकमेंड करा था और इसके अंदर जो ओवरऑल पैटर्न है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप करंट लेवल से इसको बाय करें। 4075 तक का टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस है जो वो यहाँ पे वो 3780 का मेंटेन करके चलना है। ठीक है, कमेंट्स के लिए 4075 का टारगेट और स्टॉप लॉस 3780। ध्वनि, कल आपने ये BTST ट्रेड भी बताया था क्या कमेंट्स में, जहां तक मुझे याद है? अभिषेक जी, यहाँ पे ये BTST में भी था और ओवरऑल अगर आप इसका पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होने को जा रहा है। तो जो ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे है वो पॉजिटिव साइड का बना रहेगा इसके अंदर। मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है कमिंस के शेयर में। 4075 का टारगेट, 3780 का स्टॉप लॉस। अब राहुल जी, एक प्रश्न जो तमाम लोग पूछ रहे हैं और हमारे मन में भी है कि बजाज हाउसिंग की तगड़ी लिस्टिंग के बाद भी शेयर का चलना, और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो जितने भी पेयर्स हो सकते हैं, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सबसे महंगा है बजाज हाउसिंग का शेयर वैल्यूएशन के लिहाज से। इनफैक्ट अगर हम LIC हाउसिंग से या फिर PNB हाउसिंग से तुलना करें तो उनसे तो करके वैल्यूएशन में 6-7 गुना महंगा दिख रहा है ये बजाज हाउसिंग का। तो क्या अभी भी बने रहें बजाज हाउसिंग में, या फिर बेहतर होगा कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें और अगर इसी स्पेस में रहना है तो किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर दें? देखिए, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मेरे ख्याल से जो IPO प्राइस थे वो प्राइस तो मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो जिस तरह से ग्रोथ की बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग बम्पर था वो मेरे ख्याल से वाजिबी था। मेरे ख्याल से 150 रुपए का जो लिस्टिंग प्राइस था वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड मुझे लग रहा था। और जिस तरह से बाजार ने मोमेंटम बना के रखा है तो मेरे ख्याल से उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऑब्वियसली हम कंपेयर करें कि काफी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पीयर ग्रुप के अंदर LIC, जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो हमारे वन ऑफ द टॉपिक में है, या PNB हाउसिंग हम देखें तो 2-3 ब्लॉक डील्स के बाद कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मेंस रहा है। वैल्यूएशन में भी ठीक ठाक है। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट घटेगा उनका गोइंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ भी अच्छे आएंगे PNB हाउसिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टॉक्स अच्छे चल सकते हैं वीजावी बजाज फाइनेंस के अंदर। लेकिन जिस तरह से हाइप है और जो क्रिएट हो चुका है, जो ग्रोथ के लिए P मल्टीपल दे रहे हैं बजाज को, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार होल्ड जरूर ले सकता है स्टॉक ये 180 के आसपास। पर मेरे ख्याल से रिलेटिव वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे ऑब्वियसली हाउसिंग एज अ सेक्टर एंड हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर आउट परफॉर्मर करेगा। जिस तरह से हम देखें कि रियल एस्टेट की डिमांड और रियल एस्टेट स्टॉक्स में परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल से वीजावी उनके बाद सीधा डायरेक्ट फोकस रहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर। मुझे लगता है दोनों LIC हाउसिंग और आपका PNB हाउसिंग, दोनों मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हद से बहुत ही बेहतर है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों लिए जा सकता है। बजाज है तो होल्ड किया जा सकता है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार ब्रेक जरूर लग सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस के अंदर है। लेकिन जो शेयर टूटे हैं वहां पर आप भरोसा बढ़ा सकते हैं, वो है PNB हाउसिंग। लगातार 3 सत्र में अगर हम देखेंगे तो करीब 90 रुपए के आसपास की गिरावट ऊपरी स्तरों से आई है PNB हाउसिंग में, और LIC हाउसिंग का शेयर भी तेजी से गिरा है और ये वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे सस्ते शेयरों में से एक है। हालांकि अगर आप साइज के हिसाब से तुलना करेंगे PNB हाउसिंग और LIC हाउसिंग को बजाज हाउसिंग से, तो उसके मुकाबले भी आपको काफी अभी छोटी कंपनियां दिखेंगी मार्केट कैप के लिहाज से, पुरानी जरूर हैं। लेकिन चलिए जरा ये जान लेते हैं कि 9 के नवरत्न शेयर आज के कौन से हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां पर फोकस रहेगा बाजार में आज? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले जो है हिंडाल्को पे फोकस रखेंगे। यहाँ पे कंपनी सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन इवैल्यूएट करी अगले 5 साल में जो है आ सकता है। इसके अलावा लगभग 2450 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं कॉपर प्रोजेक्ट्स में गुजरात में। दूसरा स्टॉक रहेगा NTPC, जहाँ पे इनका करार हुआ है NPCIL से, जहाँ पे एक JV बनेगी जहाँ पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन पे काम होगा। वही ONGC के लिए जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि जो पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती थी आपकी विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम पे, अब वो रद्द कर दी गई है। वही हम टोरेंट पावर की बात करें तो इनको एक LOI आया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, जहाँ पे 1500 मेगावाट का जो है ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी देखने मिलेगा। हमारा जो 5वां स्टॉक है वो है सूरज एस्टेट डेवलपर्स, मुंबई बेस्ड
रियल एस्टेट प्लेयर है। यहाँ पे LIC म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 2.84 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, जिसका कुल वैल्यू 22 करोड़ आता है। हाल ही में कंपनी 500 करोड़ रुपए रेज किए प्रेफरेंशियल इश्यूज आ रहा, और यहाँ पे HNI और फैमिली ऑफिस की पार्टिसिपेशन आई है। और आगे जाते हुए कंपनी जो है लगभग 18 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहेंगे और 9 लाख का जो है स्क्वायर फीट रहेगा। बाइकॉन की बात करें तो LIC ने 5 लाख शेयर्स की है जो एडिशन की है 13 सितंबर को, और LIC का जो स्टेक है वो 5% के ऊपर चला गया है। हमारा 7वां स्टॉक REC, यहाँ पे कंपनी ने जो है लगभग 1.12 लाख करोड़ का जो है करार किया है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए अगले 5 साल में। वही हमारा 8वां स्टॉक यूनाइटेड ब्रूअरीज रहेगा, जहाँ पे मैनेजमेंट मीट हुई और कंपनी ने कहा कि डबल डिजिट रेवेन्यू पे ग्रोथ रहेगा और एबिट मार्जिन एक्सपेंशन 10 से लेकर 12% तक रह सकता है अगले 2 से 3 साल में। और करंटली ये आंकड़ा की बात करें तो ये लगभग 6% का है। हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे L&T फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की मीटिंग आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 3,700 रुपये प्रति शेयर का। ठीक है, तो ये कुछ एक शेयर्स आपके स्क्रीन पर आए और ये हमारे आज के नवरत्न शेयर्स में से एक है। ठीक है अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़रा लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी के कहाँ पे फ्रीज हुए हैं, 9:12 हो चुके हैं, 2-2.5 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगा और उसके बाद हम आगे के ट्रेड समझते हैं। निफ्टी 17 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, फ्रीज हुआ है 25.401। रुचित जैन भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज़रा समझ लेते हैं उनके ट्रेड कौन से हैं। रुचित हैं, रुचित गुड मॉर्निंग, ज़रा बताएं आपके ट्रेड प्लीज़। जी वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मेरे 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, एक है हीरो मोटो को, जहां पे एक 2 व्हीलर स्पेस में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। कल प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट से स्टॉक ने वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिए है, तो यहाँ पे 5870 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी 6100 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और सेकंड पिक है एम्फेसिस। विद इन द IT स्पेस रिसेंटली जो भी थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी हमने देखी है, उसमें एम्फेसिस अगर आप सेक्टोरल कंपैरिजन करें तो ये काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने दिखाई है कि जहाँ पे जब दूसरे स्टॉक्स में छोटे मोटे डिप्स आए तब ये स्टॉक में कोई भी गिरावट नहीं थी। सो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है और अभी अप ट्रेंड और भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 3080 के स्टॉप लॉस है, एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी 3350 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एम्फेसिस का आप पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है एम्फेसिस पे। ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जरा ओपनिंग वगैरह देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन से लेवल्स के साथ मिल रही है और उसके बाद आज के शेयर्स वगैरह भी चेक कर लेंगे। आज के जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, पहले मैं एक जरा आपको वो भी नोटिस कराता हूँ। ONGC खुलेगा गैप के साथ करीब 1% ऊपर और खुलेगा आपका NTPC 0.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस खुलेगा 0.5% ऊपर, पावर ग्रिड खुलेगा 0.5% ऊपर, बजाज ऑटो 0.5% से नीचे खुलेगा, इन्फोसिस थोड़ा वीक खुलेगा, विप्रो वीक खुलेगा। तो शुरुआत का जो पैटर्न लग रहा है कि IT में आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देख के ऐसा लग रहा है। ये जो ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट है जहाँ पे वो बेनिफिट मिला विंडफॉल गेन का, वो सब आपको दिखेगा स्क्रीन पर। तो 7 सेकंड के बाद अभी ओपनिंग मिल रही है। इंडाइसिस पूरी तरह से एक रेंज के अंदर रहेंगे, मेरे को नहीं लगता किसी भी तरह का कोई खास बड़ा ट्रेड आज इंडाइसिस में आपको देखने को मिलेगा। 1100 शेयरों के एडवांसेस के साथ आज हमने ओपन किया मार्केट को, करीब 526 शेयर आज नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 27 पॉइंट का छोटा सा कट मार्केट को लगा हुआ है, 25,300-400 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है और इस समय करीब 387 का लेवल है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल एक रेंज में 52,180 के आसपास अभी चल रहा है और इसमें भी किसी भी तरह का कोई शुरुआती नफ़ा नुकसान आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो एडवांस डिक्लाइन 1100 और 500 की है, ये स्मॉल कैप की वजह से है या फिर मिड कैप्स इंडेक्स की वजह से, हालांकि उन सब में भी शुरुआती बढ़त ना ही परसेंटेज की है ना ही कोई एग्रेशन दिख रहा है। तो आज इंडाइसिस अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी जो ट्रेडेबल इंडाइसिस हैं, इन सभी में आज कुछ खास बड़ा मोमेंटम आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। आज सेकंड डे होगा जब मार्केट ग्लोबल मार्केट्स के अधीन होकर पूरी तरह से रेंज में काम करेगा। लेके आते जाइए फटाफट से आज के टॉप गेनर शेयर्स और टॉप लूजर्स। पहले मैं निफ्टी से शुरू कर रहा हूँ। ONGC दिखाइएगा स्क्रीन पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी स्क्रीन पर दिखाना, NTPC भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए एक बार जरा, पावर ग्रिड और हीरो मोटोकॉर्प, ये सभी शेयर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे।
इसमें ONGC की जो बढ़त करीब 1% की थी वो आधा रह गई है। रिलायंस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। NTPC करीब आधा % ऊपर है। पावर ग्रिड और हीरो मोटोकॉर्प ये करीब 1/4% के आसपास आपको ऊपर दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प की बढ़त अब करीब 1% हो चुकी है। निफ्टी पूरी तरह से अभी भी रेंज के अंदर 25 पॉइंट, किसी तरह का खास बड़ा नफा नुकसान नहीं है। और इस बीच एक ब्लॉक डील आप लगेंगे वापस देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, लिस्टिंग हाल की है तो काफ़ी तेज़ी से चला हुआ शेयर है। 115-118 के आसपास लिस्ट हुआ था, कल 174 के भी ऊपर चला गया था। आज हल्का फुल्का से दबाव है। आज फर्स्ट डे है जब ऐसा बजाज हाउसिंग के अंदर आपको हल्का दबाव दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आज और कुछ शेयर्स पे जो 200 हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो टॉरेंट पावर कल BTST वगैरह में भी आपको मिला होगा। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पावर में। आप जैसे आपने NTPC देखा, पावर ग्रिड देखा, चल रहे हैं। इसके अलावा टॉरेंट पावर के अंदर भी आज अच्छी स्ट्रेंथ है। BSC भी आज फिर से चला है, जैसे मैंने आज सुबह भी पता किया था। दोनों एक्सचेंजेस खासकर BSC और दिवांग ने कहा भी था कि आप ट्रेल ही करके रखो, अभी एकदम से सारा प्रॉफिट बुक मत करो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं। 3.5% BSC का शेयर आज भी आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा और एक टॉप 200 काउंटर में से सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर बन गया है। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स ने साल का हाई टेस्ट किया। हीरो मोटोकॉर्प और श्रीराम फाइनेंस ने साल का हाई टेस्ट किया। 1200 और 700 शेयरों के एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, कुछ खास बड़ा इंडिया विक्स में दिख नहीं रहा आपको। और आज मार्केट काफ़ी हद तक डल स्टेज में जाता हुआ दिख रहा है। सेक्टोरली चर्निंग में क्या क्या हो रहा है एक बार आपको ज़रा दिखा देते हैं। IT के शुरुआती वीकनेस आपको साफ दिख रही होगी। मैं आपको शेयर्स बताता हूँ कैसे। विप्रो कमज़ोर है 1.5%, LTI माइंडट्री कमज़ोर है 1.5%, एम्फेसिस कमज़ोर है 1.5%, इन्फोसिस कमज़ोर है करीब 1.5%, ठीक है। इसके अलावा TCS कमज़ोर है 1.5%, टेक महिंद्रा कमज़ोर है 1.5%। तो ज़्यादातर IT स्टॉक्स नीचे, जैसे हमने शुरुआत में भी आपको ये नोटिस करवाया था। तो IT इंडेक्स आज बिकवाली देख रहा है। ज़्यादातर इंडाइसिस में आज एक रेंज का ट्रेड हो रहा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर सेक्टर कौन सा बढ़िया जो आज शुरुआत में, तो मैं बोलूँगा थोड़ा टेलीकॉम, रियल एस्टेट, थोड़ा बहुत सरकारी कंपनीज़ का इंडेक्स जिसको हम निफ्टी PSC इंडेक्स कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उससे जुड़ी हुई कंपनीज़ वो थोड़ा बहुत चल रही हैं। और बस इसके अलावा मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और IT के अंदर आपको पता ही है कि वीकनेस इस समय थोड़ी ज़्यादा है। और मेरे लिए कोई भी सेक्टर में ऐसा कोई तोड़ फोड़ वाला सेक्टर मेरे को अभी तक तो स्क्रीन पे नहीं दिखा। और जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा रियल एस्टेट के अंदर दम है, थोड़ा बहुत आपको दम दिखेगा सरकारी कंपनीज़ का, PSE वाले का, थोड़ा यूटिलिटीज़ का दम दिखेगा। सेक्टर लेके आते जाइए जल्दी जल्दी स्क्रीन पर, ज़रा देखते हैं फिर क्या हो रहा है स्क्रीन पर। जल्दी जल्दी सेक्टर्स लेके आइएगा स्क्रीन पर, जो हीट मैप होते हैं हमारे, उस हीट मैप के अंदर आपको थोड़ा आइडिया लगता चलेगा। 1100 शेयर एडवांसेस के साथ ट्रेड करते हैं और 932 शेयर इस समय डिक्लाइंस के साथ अभी भी कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी मैं पिछले 4 मिनट से देख रहा हूँ, मेरे को 4 पॉइंट नहीं हिली। आप देख लीजिए ना, आपके सामने तो रेंज में रहने का मार्केट है। सेक्टोरली मूवमेंट होगा। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस दोनों आपको ऊपर दिखेंगे। इसके अलावा काउंटर्स जो नीचे दिख रहे हैं, झड़ी लगी हुई है IT कंपनीज़ की। इनफैक्ट मैं बोलूँगा SCL टेक्स से लेकर टिल विप्रो तक जो आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, सब के सब IT कंपनीज़ हैं और सभी ने आज प्रेशर बनाया। और ये निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर बनाएगा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। मेटल इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, पर हिंदुस्तान जिंक, रत्नमणि मेटल से ऐसे शेयर्स चल रहे हैं। और नाल्को, हिंडाल्को, वेल्सपन, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज कमज़ोर भी हैं। IT का इंडेक्स जो मैं आपसे कह रहा था दिखाने के लिए कि इसमें से कोई भी एक शेयर आपको तेज़ नहीं दिखेगा और सब में ही करीब 1% से लेकर 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। PNB, SBI, बंधन बैंक और HDFC बैंक कुछ आपको बैलेंसर का रोल अपनाएंगे दिखेंगे और सबसे कमज़ोर आपको एक्सिस बैंक दिखेगा। रियल एस्टेट का इंडेक्स थोड़ा तेज़ है, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर आपको शेयर थोड़े अच्छे दिखेंगे। आप उसमें देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 0.5% ऊपर है, मैक्रोटैक जिसको हम लोधा डेवलपर्स कहते हैं, और साथ ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेज भी आपको 0.5% ऊपर दिखेगा। और स्क्रीन पे लेके आइए ऑटो का इंडाइसिस है। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर है। बजाज ऑटो के अंदर आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अशोक लीलैंड कल की कमज़ोर वीकनेस लेके गया था,
आज ओपनिंग भी इसकी वीक हुई है, ये शेयर हल्का सा कमज़ोर हुआ पड़ा, इसका डाटा नेगेटिव है डेरिवेटिव्स के अंदर। तो ये ऑटो के इंडाइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहमान अब वेट कर रहे होंगे अपनी ओपनिंग ट्रेड के साथ, और मेरे दोनों सहयोगी उन मेहमानों से कनेक्ट करके शेयर्स पता करेंगे। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट से शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना, कहाँ पे है उनकी नज़र। और इस बीच हमारे साथ ध्वनि भी जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? गुड मॉर्निंग सृष्टि। यहाँ पे ओपनिंग के बाद मेरा जो सबसे पहला ट्रेड पे जा रहा है वो है बलरामपुर चीनी के अंदर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ही बनाए रखा था, बट हमने देखा कि ऊपर की तरफ से अराउंड 600 की रेट के पास से एक थोड़ा सा इसके अंदर डाउन टर्न आया, बट वापस से स्टॉक ने यहाँ पे अप मूव लिया है। 20 डेज की जो EMA होती है उसका अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बता रहा है। तो करंट लेवल से आप बलरामपुर चीनी को खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो आपको 600 रुपए के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखना है। स्टॉप लॉस नीचे आपको जो मेंटेन करके रखना है वो 560 का रहेगा। अभी फिलहाल के लिए एक ही ट्रेड रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इवेंट है तो थोड़ा सा सिलेक्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए। और फिलहाल एक ही स्टॉक जो है ध्वनि के रेडार पे है, जहाँ पे बलरामपुर चीनी में वो ट्रेड करने की सलाह दे रही हैं। 600 रुपये के टारगेट्स और 560 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। अब रुचित, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र? डीमार्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का आया था। अब एक पुल बैक मूव आया लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लेवल था उसको स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है, कि जहाँ पे ब्रेकआउट्स पे अच्छे वॉल्यूम से ये छोटे मोटे करेक्शंस जो दिखे उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो अप मूव का रिजम्पशन करंट लेवल से हो सकता है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में 5150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 5420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो डी मार्ट यहाँ पे आप रखिए नज़र। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आधे % की तेज़ी देखने को मिल रही है, और रुचित का भरोसा है फ़िलहाल डी मार्ट पे आता हुआ। अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ कौन से हैं आपके ओपनिंग कॉल्स, और साथ ही कोई अपडेट है अंशुल तो वो भी दीजिएगा। देखिए सृष्टि जी, आप ही के सेक्टर से हीरो मोटो कॉर्प जिसको आप कवर करती हैं, 6070 पे यहाँ पे फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो 6070 पे लॉन्ग कर सकते हैं। आज का लो जो है यही स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ओपन लो से चला है 5980, और ऊपर में 6150 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 6200 तक जा सकता है। 6150 पे 75% पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, बाकी 25% 6200 तक के लिए कैरी कर सकते हैं। तो हीरो मोटो को आप ओपनिंग ट्रेड में बाय करना चाहिए। हीरो मोटो को ओपनिंग ट्रेड में बाय करना चाहिए। और कल भी हमने देखा था कि ये निफ्टी का टॉप गेनर था, 3% के आसपास की तेजी। और आज बाजार खुलने के पहले आपको हम बता रहे थे कि इसके लिए तेजी के ट्रिगर क्या बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो पार्टिसिपेशन है ना, उसमें फाइनेंशियल स्टॉक्स कुछ आपको दिखेंगे, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा कंजम्पशन की तरफ अगर आप देखेंगे, उसमें कंजम्पशन के बास्केट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसमें ऑटो को भी शामिल कर लीजिए आप अगर। तो नेस्ले, ITC, ब्रिटानिया, ये सभी के सभी शेयर मूव ठीक ठाक दिखा रहे हैं। एक शेयर जहां पर मूव तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन परसों के सत्र में हम लोग गौतम शाह से बातचीत कर रहे थे, उनका कन्विक्शन ज़्यादा था, वो है SBI को लेकर। SBI को लेकर एक बार अंशुल जी आप जरा व्यू दीजिए। 800 रुपये के नीचे जब गया था तो इसमें कमजोरी थोड़ी और गहरा गई थी। क्या आपको लगता है कि ये संभल गया है, बॉटम आउट शेयर ये हो गया है और अब तेजी के लिए तैयार है यहां से? देखिए अभिषेक जी, इसमें जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आ रहा था सितंबर फर्स्ट वीक में अराउंड 808, तब भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से डाउनसाइड टारगेट जो निकलेगा 732 रुपए का आएगा। पुल बैक लिया है, वापस से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। 779 टूटते ही से 732 तक का टारगेट ओपन अप होगा। बैंकिंग में अगर प्ले करना है तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक तेज लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी मंदी दिख रही है, तो अगर बैंकिंग की तेजी खेलना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू खेलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, ICICI बैंक पर कन्विक्शन 1270 रुपए के आसपास का भाव है, अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फाइनेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि तेजी है, और उसमें जो कंज्यूमर फाइनेंस का लीडर बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे सत्र में आज हम देखने की मजबूती है। 7500 रुपए के आसपास के भाव हैं। ब्रोकरेजेस के जो टारगेट हैं वो है 9000 रुपए तक के।
कंपनी की मजबूती को लेकर कोई शक नहीं है। चार्ट्स ध्वनि क्या सजेस्ट कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के, क्योंकि जो तेजी बनी है पिछले महीने भर में 12-15% की, आपको लगता है वो कंटिन्यू रहेगा? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर पहले कंसोलिडेशन बन रहा था, जहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक के अंदर 7300 के लेवल के पास। उसका ब्रेकआउट हमें मिला है, वहां पे स्टॉक ने अच्छा खासा एक बॉटम फॉर्मेशन भी करा और हाल फिलहाल की जो 2 दिन पहले यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली, तो वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह भी यहाँ पे काम करता हुआ दिखा। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का बना रहेगा। करंट लेवल से इसके अंदर डेफिनेटली एक ट्रेड ऑन द बाय साइड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कल की सेशन के बाद आज एक फॉलो अप बाइंग भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। ओपन लो की अच्छी खासी फॉर्मेशन बनाई है स्टॉक ने, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में। यहाँ पे 2780 का 2780 यहाँ पे होल्ड आउट करता है स्टॉक को। ऊपर की तरफ मोमेंटम जो है वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 8000 तक का मिल रहा है, जहाँ पे आप एक बार के लिए वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक सप्लाई जोन भी इन प्रीवियस चार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू। बाजार को अगर आप देखेंगे तो सुस्ती है निफ्टी में 25,400 के आसपास ही, कल हमने यही लेवल देखे थे क्लोजिंग पर भी इसके आसपास के ही। निफ्टी बैंक में करीब करीब 150 अंकों के आसपास की मजबूती है इस वक्त। 52,300 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और अगर हम शेयरों को देखेंगे तो सिर्फ एक्सिस बैंक को अगर आप छोड़ दीजिए, हालांकि ये चला हुआ शेयर है, ये ध्यान रखिएगा, उसको छोड़ के 11 के 11 शेयर मजबूत हैं। और पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, वो है एचडीएफसी बैंक से 1675 रुपए का भाव है। आईसीआईसीआई बैंक का तो नाम लिया अंशुल जी आपने, एचडीएफसी बैंक क्या इसमें भी इक्वल पोटेंशियल है, इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, इसमें ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगेन जो प्रीवियसली हमने लेवल्स डिस्कस किए थे कि वीकली चार्ट पे कंप्लीटली इनसाइड बार चल रहा है 29 जुलाई के हाई लो के अंदर, वहां से ब्रेकआउट दिख रहा है 1676। इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करने लगता है तो इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा और ये लीड करना स्टार्ट करेगा 53,000 या ऑल टाइम हाई के जो हम टारगेट कह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक बनने लगेगा 1676 रुपए के ऊपर सस्टेन करते इसे। तब इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा 1765 रुपए का। तो 100 रुपए की अपसाइड दिख रही है, सब्जेक्ट टू 1676 के ऊपर सस्टेन कर ले। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर व्यू। रुचित भी हमारे साथ हैं। रुचित, एक बार जरा कंजम्पशन वाले शेयरों पर आपसे एक व्यू चाहेंगे और उसमें आईटीसी पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि 510 रुपए के ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी तेजी होती है फिर नरम हो जाता है शेयर। ये चलेगा या फिर ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा इस भाव के आसपास? शॉर्ट टर्म तो ट्रेंड स्टॉक का अभी भी कंसोलिडेशन है, बट अच्छी बात ये कि पूरे जो कंसोलिडेशन फेज हम देख रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है स्टॉक के 495 500 की रेंज, वो अब तक इंटैक्ट है। तो प्राइस वाइज करेक्शंस डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है स्टॉक में। मे बी जस्ट एक टाइम वाइज करेक्शन कुछ दिनों का रहे और फिर एक अपट्रेंड के स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव स्टॉक रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को मैं ज्यादा एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से अवॉइड करने की सलाह देंगे, बट लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिड टर्म का पर्सपेक्टिव है। सो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है स्टॉक्स के लिए। 500 495 फिलहाल तो अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जो अगर इंटैक्ट रखता है तो स्टॉक में यहाँ पे ग्रेजुअल अपमूव आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो शेयर आपको मैं नोटिस कराता हूं जो काफ़ी दिनों से टूट रहे थे। एक हफ्ते के अंदर 10% तक गिरावट आई, मार्केट के बिल्कुल विपरीत चले, लेकिन आज उन दोनों में बाइंग हो रही है। और ना केवल बाइंग हो रही है बल्कि वो F&O के अच्छे से बढ़ने वाले शेयर भी बने। दिखाइए PFC REC दोनों में परसेंटेज 3% की है। ज़्यादा अच्छा डाटा REC का लग रहा है। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं, दोनों शेयर्स दिखाना और इनका हफ्ते भर का मूवमेंट भी दिखाना। ये आज का मूवमेंट है और हफ्ते भर का मूवमेंट भी दिखाना, क्योंकि हफ्ते में दोनों बहुत तेज़ी से टूटे हुए हैं। REC प्लस करें कि PFC या फिर दोनों? अंशुल जैन। देखिए डिम्पी जी, दोनों में पुल बैक है। 8 कंटिन्यूअस डाउन डेज के बाद आज के सेशन में पुल बैक दे रहे हैं। पीएफसी थोड़ा सा यहाँ पे ओपन लो के साथ चला है। आरईसी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है। दोनों को बाई करके चल सकते हैं। 9 पीरियड मूविंग एवरेज 572 पे है, आरईसी पे यहाँ तक आ सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो 583 तक, और पीएफसी में दोनों लेवल आते हैं 507 रुपए के और ऊपर में 512। तो दोनों स्टॉक्स लॉन्ग कर सकते हैं। आउट ऑफ द टू अगर एक ही करना है तो फिर पीएफसी पे जाना चाहिए।
तो फिर पीएफसी पे ही जाना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहे तो बाय की स्टैंपिंग लग गई है। आगे बढ़े, हीरो मोटोकॉर्प का डाटा इंटरेस्टिंग है, अभी और चल सकता है क्या? अभी तो 1.5% ऊपर है। इसकी ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना, हाँ, हीरो मोटोकॉर्प की एक बार। रुचि सर आप इसको चेक करना, हीरो मोटोकॉर्प। और दूसरा पॉइंट, अगर मेरे को सीधा फ्यूचर ना लेना हो, कैश ना लेना हो, कोई ऑप्शंस का ट्रेड बनता है ना, वो भी नक्की करवाना सर, फाइनल करना। जी डिम्पी जी, इनफैक्ट जो ओपनिंग के पहले जो मेरे 2 ट्रेड्स में थे उसमें से एक हीरो मोटोकॉर्प पे बाय की सलाह थी। सो आई थिंक 6100 के टारगेट्स दिए थे मैंने, जो वो ऑलमोस्ट उसके आसपास है। बट यहाँ पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसके लिए शायद हम ये और एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स भी ओपनिंग से अच्छे हुए और 6200 6240 तक का मूव ये स्टॉक में नियर टर्म का कंटिन्यू रह सकता है। फ्रेश बाइंग अगर थोड़ा सा डिप फिर से मिलता है, मे बी 6000 की रेंज के आसपास मिलता है, तो वहां पे फ्रेश बाइंग की खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड करें, और कुछ इंटरडे डिप मिलता है तो डिप में मैं इस स्टॉक में खरीदारी करने की फिर से सलाह दूंगा। ठीक है, खैर इन बिटवीन आपको मैं दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर करीब 150 पॉइंट तक की तेज़ी है। बैंक निफ्टी ज़्यादा सेंसिटिव है इस इवेंट से पहले का, इवेंट से पहले की पोजीशनिंग है ये, इसलिए आप देख पा रहे होंगे जो 3-4 बैंक चल रहे हैं सारे के सारे एफआईज होल्डिंग वाले बैंक हैं, और इनमें प्राइवेट बैंक्स हैं। अगर सरकार का कोई बैंक आएगा भी ना तो सिर्फ एसबीआई ही आएगा। और आज आप टॉप गेनर्स देखो या बैंक निफ्टी के मैं पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। एसबीआई में करीब 28 पॉइंट आज, बैंक निफ्टी में एसबीआई की तरफ से 28 पॉइंट है, लेकिन इससे 3 गुना ज़्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी को जो दे रहा है 90 पॉइंट, वो एचडीएफसी दे रहा है। जबकि एचडीएफसी आप स्क्रीन पर चेक कर लो कि बहुत ज़्यादा चला हुआ बैंक नहीं है, ठीक है, परसेंटेज में आधा है। अगर इवेंट से पहले और चलने पर आ जाए ना, तो इवेंट से पहले की ये भी पोजीशनिंग करके इस इवेंट को नॉन इवेंट बना सकते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी पे थोड़ा ध्यान रखिए कि मैंने सुबह भी यशिष्टि मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, तब भी मैंने ये कहा कि मेरे को बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादा क्लोज भी है इसके। दूसरा, इसके पास नियर बाय का सपोर्ट है 52,000 के आसपास का, और 52,500 तक का जाने का टारगेट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज में ये 52,500 आज में भी टेस्ट कर सकता है, अगर इसको इवेंट को बहुत अच्छे से लेके जाना है। एक और चीज़, इवेंट को चेक करने के लिए 2 चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए। पहला, पुट कॉल रेशो, वो बढ़ नहीं रहा। अगर वो बढ़ नहीं रहा बहुत ज़्यादा, इसका मतलब या तो इवेंट लेस होने जा रहा है, या तो फिर इवेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा मार्केट को। ठीक है, फ़ायदा पहुंचाए ना पहुंचाए पता नहीं, बट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा मार्केट को। ये काफ़ी हद तक इंडिया विक्स से चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये फियर इंडेक्स है और साथ ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो ना तो वॉलेटिलिटी देगा ना ही फियर देगा, दोनों का इंडाइसिस को ये ठंडा करके बैठा है और 0.71 है। बैंक निफ्टी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए बैंक निफ्टी का आज का प्ले आपको देखने को मिलेगा। और आज मेरे से आप यकीन मानिएगा, आज ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स के इर्द गिर्द ही ट्रेड मिलते रहेंगे आपको। अब सेकेंड हाफ में देखिएगा आप, नहीं तो मार्केट पूरी तरह से रेंज में है। आईटी की वेटेज और बैंक निफ्टी का चलना क्लियर इंडिकेशन बताता है कि कैसे चर्निंग होती है। आईटी से पैसा छूटेगा, बैंक पे पैसा आया। 4 बड़ी आईटी कंपनी से पैसा निकल गया, 4 बड़े बैंक पे पैसा आ गया। बाजार में पैसा वही का वही घुमा वही रहा है एज इट इज़। बस आपको दिख रहा है कि स्क्रीन की मूवमेंट है एग्जैक्टली। सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट डे है ये, क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए। आज का सेशन क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए कि चर्निंग ऑफ अ सेक्टर रेंज में इवेंट से पहले कैसे की जाती है। ये बाजार में आज ये लेसन है, आज का पढ़ाने लायक है। आप सारे आईटी कंपनीज देखो डे लो टेस्ट करेगी, 4 निजी बैंक दिखाना सब डे हाई टेस्ट कर रहे होंगे, वो भी कितने में, रेंज में। टूटते समय कोई भी शेयर 1.5 से 2% टूटेगा नहीं, बढ़ते समय कोई भी शेयर 1 से 1.5% बढ़ेगा नहीं, पूरी तरह से रेंज रह जाएगी। ठीक है जी, देखते हैं अभी और क्या होता है। अलग अलग स्टॉक्स पे जरा व्यू पॉइंट आ रहे हैं। रिलायंस बिल्कुल शांत बैठा है आज, जबकि इसके पास एक अच्छी खबर भी थी, उसके बावजूद भी नॉन रिएक्शन देना ये बड़ी बात है। आज मार्केट के अंदर रिलायंस का ना चलना या एक्टिव ही ना होना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए कुछ और शेयर्स चेक कर लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ी स्ट्रेंथ वीकनेस है। बीएससी तो एक जरा क्वेस्ट कॉर्प दिखाएंगे, क्वेस्ट कॉर्प। चलिए इसको भी छोड़ दो, क्वेस्ट कॉर्प को छोड़ दो, इसको रहने दो। मैं दूसरा शेयर पता कर सके, फाइनेंस वाली कंपनीज में श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर है, इस पे अपना व्यू पॉइंट दीजिए आप अंशुल। देखिए श्रीराम फाइनेंस डिम्पी जी, यहाँ पे हमने बाय रिकमेंड किया था 2988 के अराउंड से, जहाँ पे कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था।
₹3550 और ₹3600 दो टारगेट थे, बीच में एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट था, तो ₹3600 तक ये स्टॉक जा रहा है। फ्रेश बाइंग के लिहाज से थोड़ी सी बस मिस हो चुकी है, लेकिन जिनके पास है 3390 के स्टॉप लॉस से अगर होल्ड करते हैं तो प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते में ₹3600 तक के टारगेट मिल जाएंगे इस स्टॉक में। ठीक है, मैं कुछ कुछ वीक काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर रखता हूँ जहाँ पे आज शॉर्टिंग भी हो रही है। एक एम्फेसिस तो आज गया नीचे 4% और ओरेकल फाइनेंस भी है। ये ओरेकल फाइनेंस की जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है महज प्रॉफिट बुकिंग है अंशुल? जी बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में लगभग सारे आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है। प्रोबेबली 20 डे मूविंग एवरेज तक ये पुल बैक कर सकता है, 11,390 पे वही ब्रेकआउट पॉइंट भी था, तो इसको पुल बैक की तरह लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक। 11,390 के अराउंड वापस एक बार बाइंग ट्राई कर सकते हैं, अगर 75 मिनट या डेली चार्ट पे रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो। पूरी तरह से एक रेंज के साथ हम आज काम करते हो। थोड़ा बैंक निफ्टी एक्टिव है, इसलिए बैंकिंग काउंटर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। फाइनेंस वाले कंपनीज इसलिए दिखेंगे कल डेरिवेटिव एक्सपायरी करवा के आए हुए हैं और उसमें ऑप्शंस की हेजिंग बहुत अच्छी करवा के आए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा वो एक्टिव दिखेगा आपको। थोड़ा बहुत आपको आज एक्टिव दिखेगा शॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिखेगा आपको आईटी कंपनीज। आईटी में कोई रिस्पाइट नहीं है, जो उन्होंने शुरुआत में लॉस दिखाया अभी तक मेंटेन्ड है वो, और कईयों ने तो थोड़ा और भी बढ़ा किया है। ठीक है, रेंज में कारोबार होते हुए अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग स्पेसिफिक थीम पे आप काम कर सकते हैं। मैं इसी शीट में से एक दो शेयर जरा और चेक कर लेता हूँ जो वीक वाले काउंटर। वीक में को सारे आईटी दिख रहे हैं और तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, और जो है उसमें कोई दम नहीं है, मैं कैसे पूछूं। चलो ठीक है, शॉर्ट छोड़ दो, लॉन्ग पे आओ वापस से। लॉन्ग वाले में मन्नापुरम दिखाना एक बार ज़रा। मन्नापुरम नहीं, कुछ ट्रेड नहीं है, छोड़ दो मन्नापुरम भी। बंधन 6, ठीक है, एक शेयर लेके आइए ज़रा, वो है मदरसन सुमी के नाम से, सेमिल के नाम से आपको दिखेगा। सेमिल दिखाना, सेमिल। ध्वनि इसमें कोई ट्रेड बनता है आज का क्या? अभी बिल्डअप नहीं बना, प्राइस एक्शन थोड़ा सा आया है। एग्जैक्टली डिम्पी जी, यहाँ पे जो एक क्रॉस मिलना चाहिए प्राइस एक्शन वाइज भी ऊपर की तरफ में, उसके पास हम होवर कर रहे हैं, बट अभी भी स्टॉक प्राइस यहाँ पे जो है वो 201 का भाव ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करा है, तो यहाँ पे इन्हीं भाव का वेट करना चाहिए। जैसे ये प्राइस यहाँ पे 201 के लेवल के ऊपर क्रॉस करती है, तब इसके अंदर एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करा जा सकता है, बट जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं हो रही है, कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे हल्का सा मिसिंग देखने को मिल रहा है। बट हालांकि दिस शुड बी स्टॉक शुड बी ऑन रडार, क्योंकि ओपन लो की अच्छी खासी फॉर्मेशन हुई है, बेस फॉर्मेशन भी इसके अंदर स्ट्रांग हुआ है, तो इसको रडार पे रखिए। बट जैसे ही यहाँ पे 201 के लेवल क्रॉस होते हैं, उसके बाद 210 तक आपको कोई भी एक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर एक अच्छा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करना रहेगा नीचे 195 का, बट कंडीशनली 201 के लेवल के ऊपर इसके अंदर कन्विक्शन जो है वो प्राइस एक्शन वाइज और डेटा वाइज बनेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 7-8 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी करीब 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी सिर्फ कैचअप कर रहा है, इवेंट से पहले अपने आप को कनेक्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं है, और इसका भी टारगेट हमने आपको 52,500 दिया हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं, आज में लग जाए, आज में लग जाएगा तो इवेंट लेस होने जा रहा है, ये एक और पॉइंट आपके सामने क्लियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे लगाएगा तो इसमें 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, तो 52,500 600 तो ऑलरेडी आप आ जाओगे। ठीक, एक एडवांस डिक्लाइन और दिखा दो, उसके बाद सृष्टि के पास काफ़ी सारे सवाल है, वो आपके सामने रखेंगी। एडवांस डिक्लाइन में इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आज ना कांटे की टक्कर एडवांस डिक्लाइन में भी चल रही है। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाना, 64 शेयर जो आप अभी स्क्रीन पे शेयर आएंगे उसमें से लॉन्ग वाले शेयर, एडवांसेस वाले शेयर में से 64 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आज ताज़ा खरीदारी हो रही है, और कवरिंग वाले शेयर्स की संख्या 1/3 है इसमें जुड़ी हुई, तो 82 शेयर हो गए टोटल। ठीक, तो इस 82 शेयरों में और डिक्लाइंस में 94 शेयरों में, जैसे मैंने आपको कहा ना, इनमें भी कांटे की टक्कर सी चल रही है। आप बीएससी चेक करो, अब एनएससी भी चेक करो, आपको दिखेगा पूरा प्लस माइनस आमने सामने एकदम फिट बैठा हुआ है। और सेक्टोरल चर्निंग में बैंकिंग को थोड़ा मूवमेंट देके, आईटी को वीकनेस करके उसको पूरी तरह से हेज कर दिया। ठीक, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, और बैंकिंग में कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा है आज के दिन, देख के चलिएगा। शिष्टे
बैंकिंग में कंफर्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस पे तो नज़र है ही। कुछ एक और स्टॉक्स भी आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, पर उससे पहले एक स्टॉक जो कि हम भी ट्रैक करते हैं वो है ग्रीव्स कॉटन। यहाँ पे कुछ समय पहले भी हमने एक बार अंशुल से इस पे राय ली थी, पर अब काफ़ी एक्साइटिंग ये है कि 190 के भी पार निकलता हुआ दिखा है ग्रीव्स कॉटन। एक बार अंशुल आपसे समझना चाहेंगे कि इस ब्रेकआउट को आप कैसे देख रहे हैं, कौन से लेवल्स पे अब ध्यान रखना चाहिए? देखिए सृष्टि जी, ये आपने आइडेंटिफाई कराया था लगभग 180 और लेवल पे, जहां 104 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आ रहा था। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दें, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म होल्डिंग में रखते हैं उनको हमने 180 रुपए पे रेकमेंड किया है। हमको लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा अगर 1 से 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से रखते हैं तो 300 रुपए तक ऊपर आ सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 206 रुपए एक वीकली पे स्विंग हाई है, वहां पे जाके शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा 250 के अराउंड है, बट ओवरऑल ये स्टॉक 300 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 300 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना है। साथ ही अंशुल ने डिस्क्लेमर भी दिया कि हालांकि उन्होंने अपना नज़रिया ज़रूर शेयर किया, पर उनके क्लाइंट्स के पास भी है। पर इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग काउंटर्स में एक और स्टॉक जो कि हालांकि फंडामेंटली जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बताया जाता है, पर जी हाँ निचले स्तरों से कुछ दिनों से अच्छा मूव दिखा रहा है, वो है बंधन बैंक। रुचित 200 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी वक्त लेता है, अभी नहीं कई समय से हम देख रहे हैं कि 200 इसका काफ़ी फेवरेट लेवल है, पर अब रुचित जो थोड़े से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, क्या आप इस पे भरोसा करेंगे? अगर रिसेंटली देखिए स्टॉक ने जब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट्स किए थे तो वो रिजल्ट्स के बाद हमने काफी शार्प अपमूव स्टॉक में 180 से लेके 210 215 के लेवल्स तक देखा। उसके बाद क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स ही पूरा अगर नहीं चला, पूरे कंसोलिडेशन फेज में था, तो ये स्टॉक में भी कंसोलिडेशन देखा गया। बट ये लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी चीज हुई है कि स्टॉक में जो भी करेक्शंस छोटे मोटे उसके बाद आए हैं उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं आई है। सो आई थिंक क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये विद इन द बैंकिंग स्पेक पोजिशनली, तो अब एक कैचअप मूव ये स्टॉक में रह सकता है। सो आज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्लोजिंग, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक 210 के ऊपर की क्लोजिंग अगर स्टॉक दे देता है, सो नियर टर्म में 220 224 तक के रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, कोई पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी करना है अगर हो तो जो स्विंग लो है 195 उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के फ्रेश खरीदारी भी स्टॉक में की जा सकती है। ठीक है, तो मौजूदा स्तरों पर भी जो है पसंद आ रहा है बंधन बैंक, और किस तरीके की मूवमेंट पहले भी ये काउंटर दिखा चुका है वो कुछ भी हमें रुचित ने हाईलाइट किया। पर अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो लगभग 0.3% की तेज़ी फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प दिखा रहा है। इसके अलावा आज बजाज ट्विंस जो कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, अब देखिए तीसरा नाम भी आ चुका है, पर ज़बान पे अभी भी बजाज ट्विंस आता हुआ दिख रहा है। 0.2% की तेज़ी बजाज फाइनेंस में है। श्रीराम फाइनेंस भी लीड कर रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंगली आज अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक फ्रेश राउंड ऑफ खरीदारी दिख रही है। 1% की फिलहाल तेज़ी है, पर ध्वनि में देख पा रही हूँ कि 11,700 कुछ समय पहले भी इसके लिए कुछ एक रेजिस्टेंस साबित हुआ था, पर क्या ध्वनि इस बार उसके पार निकलने की पूरी तैयारी में है अल्ट्राटेक सीमेंट? क्या यहाँ पे बाय करना है? सृष्टि, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट आप देखें तो इस महीने उसी लेवल्स के पास स्टॉक यहाँ पे होवर होता हुआ दिख रहा है, उसको ऊपर की तरफ हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट 11,800 की लेवल जैसे स्टॉक क्रॉस करता है तो इसके अंदर जो है वो कन्विक्शन वाइज ट्रेड ज्यादा बनता है। अगर इन लेवल्स पे कोई भी एक बाय ट्रेड लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं बनेगा, 1:1 का रेशियो मिलता है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे ही 11,800 का लेवल स्टॉक यहाँ पे क्रॉस करता है, एक फ्रेश ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे हम ऑलमोस्ट इस महीने की जो पूरी रेंज फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करेंगे। तो इसी लेवल को वेट करें और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक बाय साइड का ट्रेड बनाए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, उसके बाद बाय साइड का ट्रेड बनाओ। हमारे सभी एक्सपर्ट्स थोड़े से सेलेक्टिव ज़रूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि कई सारे काउंटर्स ब्रेकआउट ज़रूर दे रहे हैं, पर 1-2 दिन आप वेट करेंगे तो शायद कोई इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। ऐसे में सेलेक्टिव होना है, क्योंकि हम भी ये स्पॉट कर रहे हैं कि देखिए कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं और आज मजबूती भी है। देखिए निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी बैंक अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है।
ब्रॉडर मार्केट से भी सपोर्ट है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, पर एक बड़ा इवेंट भी सामने है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त हो चला है ऑप्शन की रणनीति समझने का। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज ऑप्शंस की रणनीति हमें बताने के लिए हमारे साथ स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ रणनीति है आपके ऑप्शन सेगमेंट से? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें मार्केट में ओवरऑल थोड़ा स्ट्रेंथ है और मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव बायस से ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। पहला जो ओवरऑल मुझे काउंटर अच्छा लग रहा है ऑप्शन सेगमेंट के लिए, दैट इज भारती एयरटेल। अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है और अपनी 20 डेमा के पास से ही कवर कर रहा है। मुझे लगता है करके कि इसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। 1660 की जो कॉल है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन है और वहाँ पे हम थोड़ा सा काफी अच्छा बिल्डअप देख रहे हैं और उसके ऊपर ही जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है करके कि यहाँ पे 1660 की ही कॉल एट दी मनी की कॉल बाय करें। 2022 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 9 का रहेगा, टारगेट इसमें 42 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है दैट इज अराउंड 6200 और प्रॉफिट पोटेंशियल जो है एज पर दी टारगेट दैट इज अराउंड 9500। ठीक है, तो भारती एयरटेल सुबह भी हमारे एक एक्सपर्ट के रडार पे आया था और अब देखिए ऑप्शंस के ज़रिए भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 1660 रुपये की आपको कॉल खरीदनी है 20 से 22 रुपये के बीच में। 42 का यहाँ पे टारगेट लगाइए। स्टॉप लॉस 9 रुपये का है। रिस्क रिवॉर्ड आपकी स्क्रीन पे है। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया ये आज ऑप्शंस की रणनीति हमें बताने के लिए। पर इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट बेहद रिस्की है। यहाँ पे 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो ऐसे में सोच कर समझ कर और साथ ही खास तौर से स्टॉप लॉस के साथ ही आप ये ट्रेड ले अगर ले रहे हैं तो। पर अगर हम देखें तो हालांकि बैंकिंग में जोश भरपूर है पर आईटी लगातार कमज़ोर हो रहा है। आप देखिए निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टॉप 6 नाम जो हैं आपको आईटी स्पेस से दिखेंगे। टेकएम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल टेक, लिस्ट लंबी है और यहाँ पे काफ़ी भारी गिरावट होते हुए हम देख रहे हैं। अंशुल, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस वीकनेस को और क्या, क्योंकि देखिए हम सुबह से ही कई सारे लॉन्ग ट्रेड्स आप लोगों से हमने समझे, ऐसे में आईटी को शॉर्ट करना सही रहेगा और क्या कोई स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है आपके लिए? देखिए आईटी को शॉर्ट करना बहुत समझदारी नहीं रहेगी। अगर प्रीवियसली लॉन्ग किया है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मेयर प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़े से एक्सटेंडेड थे तो पुल बैक आ रहा है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएगी। आईटी इंडेक्स पे देखें तो 41,400 के आसपास मेजर सपोर्ट्स हैं, लगभग 800-900 पॉइंट नीचे। तो उतना ही करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इवेंचुअली ये वापस से टर्न अप लेके ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। शॉर्टिंग के लिए कोई भी काउंटर सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लियर कट सलाह है कि आईटी को यहाँ पे शॉर्ट करने में कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा लाइट रह के ही ट्रेड कर सकते हैं। पर इस बीच देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जिस तरीके से लिस्टिंग हुई और किस तरीके का रिस्पांस मिला, ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि पूरे सेक्टर शायद अब एक री रेटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आपको ये भी नज़र रखनी होगी, देखिए ओला इलेक्ट्रिक की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्टिंग हुई, क्योंकि ऑटोज ट्रैक करते हो तो एक मिनट में आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके की लिस्टिंग हुई और जिस वैल्यूएशंस पे ओला इलेक्ट्रिक ट्रेड करता हुआ दिखा, ऐसे में आप देखेंगे कि टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ले लीजिए या कुछ हद तक ग्रीव्स कॉटन, ये सभी स्टॉक्स के में भी जो रुझान था वो फिर से पॉजिटिव साइड ही आते हुए दिखा। स्टॉक प्राइस सपोर्टिव थे और कई सारे काउंटर्स इसमें से ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहे हैं। पर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो कुछ पिटाई वहाँ पे भी हुई है। कैनफिन होम्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा है। ध्वनि, एक बार आपसे समझना चाहेंगे इन दोनों ही काउंटर्स में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो क्या आप पहला कोई स्टॉक बाय साइड रिकमेंड करेंगी, और अगर हाँ तो इन दोनों में से बेहतर कौन दिख रहा है? जी बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कैनफिन होम्स जो है उसका स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसके ब्रॉडर स्ट्रक्चर को देखें तो वीकलीज पे भी यहाँ पे स्टॉक अपनी जो 20 वीक्स की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसका अच्छा खासा सपोर्ट बनाए रखे हैं और इनफैक्ट डेलीज पे भी अगर आप देखें तो वहीं तक रिट्रेस करके स्टॉक के अंदर वापस से आज के सेशन में एक बाइंग का रुझान देखने को मिला है।
करंट लेवल से आप देखें तो इसने आज ऑलमोस्ट एक ओपन लो की फॉर्मेशन भी बनाई है और एक गोल्ड साइड का अपमूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप बाय करते हैं करंट लेवल से, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 875 का, और ऊपर की तरफ एक स्विंग अपमूव इसके अंदर देखने को मिलेगा 940 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 940 रुपए के टारगेट है कैनफिन होम्स के लिए। बाजार पर नजर डालिए, आईटी ने ही पूरा का पूरा मूड बिगाड़ के रखा है। हालांकि चले बहुत है, अगर आप जून से देखेंगे आईटी स्टॉक्स को तो बड़े हों छोटे हों रफली कह सकते हैं कि 30% प्लस माइनस 5 के रिटर्न से आईटी स्टॉक्स ने दिए हैं। और कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन में चले थे कि ये न्यूज़ आएगी, दरें घटेंगी, उसके चलते चले थे। अब ये न्यूज़ आने वाली है, सेल और न्यूज़ वाला मामला भी हो सकता है आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, ऊपर से जो 6 शेयर है ना सारे के सारे आईटी वाले हैं। सृष्टि भी हाईलाइट कर रही थी, और उसके चलते हम देखने की जो बाजार की जो रफ्तार है ना, चूंकि अगर आप वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल के बाद जो बड़ा वेटेज होता है वो आईटी का है, फार्मा का है, फिर रियल एस्टेट का है, इस तरह से है ये। तो अगर एक सेक्टर जो बड़ा है काफ़ी, अगर वो नहीं चला तो निश्चित तौर पर प्रेशर डालता है। अच्छा, निफ्टी में भी अगर आप वेटेज देखेंगे ना तो इन्फोसिस का आई थिंक ये एचडीएफसी बैंक, रिलायंस के बाद कोई अगर बड़े वेटेज वाला शेयर होगा तो वो इन्फोसिस ही आपको दिखेगा। इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, ये सारे के सारे शेयर्स हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर उतना वीक आपको नहीं दिखेगा। 1260 शेयर करीब करीब हरे निशान वाले हैं, और उसके मुकाबले 1050 शेयरों में आज कमजोरी है। लेकिन सिर्फ आईटी वाला जो फैक्टर है उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है बाजार में, और निफ्टी को खींच के रखा हुआ है 25,400 के आसपास। 9-10 अंकों की हल्के से गेंस है। निफ्टी बैंक है करीब 250 अंक ऊपर, आधा % ये ऊपर है। तो निफ्टी की चाल कम क्यों है आप इसे समझ सकते हैं साफ साफ। फाइनेंशियल स्टॉक्स से सपोर्ट है, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, राम फाइनेंस, 4-5 शेयर आपको दिखेंगे इस सेगमेंट के। और हीरो मोटोकॉर्प फिर से आज का लीडर। आज अंशुल जी से हमने पता भी किया था बाजार खुलने से पहले, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप तुलना करें बजाज ऑटो, हीरो मोटो और टीवीएस मोटर में, तो हीरो मोटो बेहतर लग रहा है। और हमने जो स्पेशल रिसर्च रखी थी, जो सृष्टि ने आपको बताया था कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा आकर्षक हीरो मोटो ही है। और अगर हम स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो इस साल में बाकी अपने दोनों पेयर से थोड़ा कम चला था शेयर, तो अब ये परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और कई सारे ट्रिगर्स तो बन ही रहे हैं। एक जरा व्यू चाहेंगे आपसे अंशुल जी, वो चाहेंगे एमसीएक्स पर। हम इसकी चर्चा कर रहे थे पहले भी, लेकिन आज ये एफएनओ का टॉप गेनर है करीब 3.5% के आसपास की तेजी के साथ। कितना आपको चलता हुआ दिख रहा है ये शेयर? प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में तेजी है, बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल जैसे तमाम स्टॉक्स चले हैं। एमसीएक्स कितना चलेगा अभी? देखिए अक्षय जी, वीकली चार्ट पे मैं काउंट कर रहा था, 11 अप वीक्स हो चुके हैं कंटिन्यूअसली, और करंट वीक में एक वर्टिकल मूव आता हुआ दिख रहा है जो प्रोबेबली 6000-6050 तक जा सकता है, लेकिन वहां से एक्सटेंडेड हो जाएगा। जनरली 5 से 8 बार का मूव होता है, वीकली पे 11 अप बार्स हो चुके हैं, तो अब यहाँ से एक्सटेंडेड है, स्टॉक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। एक बार के लिए 6050 तक जा सकता है, वहां से कुछ हद तक करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो जिसके पास है 6050 के पास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। 6000 के पास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। एमसीएक्स मतलब देखते ही देखते ये स्टॉक्स है ना, देखिए 5800 मतलब 6000 के आसपास पहुंच गए। हमें जब याद है कि अपना ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जब ये शिफ्ट कर रहे थे तो भाव 3000 के आसपास था, और ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी कोई खबर होगी वो, लेकिन कमाल के रनअप दिखाए हैं एमसीएक्स जैसे शेयरों ने। अच्छा रुचि जी, आप ज़रा ये बताइए, मान लीजिए कि आईटी में यहाँ से सेल ऑफ और बढ़ जाता है और ये बिकवाली गहराती है, प्रॉफिट टेकिंग मतलब और बढ़ चढ़ के होती है, तो गिरने वाले शेयरों में सबसे पहले आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कहां पर दिखेगी? कहीं कोई शॉर्ट अभी भी कर सकते हैं क्या? विद इन द एफ&ओ नेम्स अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे नेम्स है कि जो रिसेंट तेजी में जो ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किए दूसरे स्टॉक्स के कंपैरेटिवली, तो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड वैसा एक नेम है कि जहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ढूंढी जा सकती है। सो प्राइमरली जब कोई सेक्टर पूरा का पूरा करेक्ट हो रहा है तो उसमें अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो ऐसे स्टॉक्स देखे कि जिन्होंने तेजी में अंडर परफॉर्म किया है। और बिरला सॉफ्ट विद इन द स्पेस अगर देखें तो ऐसा नेम है जो रिसेंट आईटी की तेजी में जिसने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है और इतनी स्ट्रेंथ वहां पे नहीं आई है। सो अगर ये पूरा सेक्टर में और करेक्शंस एक्सटेंड होता है तो बीसॉफ्ट में करंट लेवल्स पे भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते
सकते हैं। कैश लेवल्स के हिसाब से 650 अब एक मेजर हर्डल देखा जाएगा नियर टर्म के लिए, तो 650 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखिए और ये स्टॉक में नीचे 600 590 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिरला सॉफ्ट को लेकर ये व्यू शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज में बन सकती है। आज के सत्र में क्या है ना कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा और खोजने पड़ेंगे कि कौन कौन से सेक्टर चल रहे हैं। एक जो सेगमेंट जहां पर थोड़ा सा बज मुझे दिख रहा है वो है केमिकल स्टॉक्स का। हालांकि ये शेयर चले हुए हैं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक मूव्स दिखेंगे। रैलिस चल रहा है, बालाजी अमाइंस, हिमाद्री केमिकल, ये तमाम शेयर आपको मूव दिखाते हुए दिखेंगे। रैलिस पर आपसे व्यू चाहिए ध्वनि। रैलिस यहां से भी क्या तेजी कर सकते हैं इसमें शेयर में? जी नहीं, यहाँ पे अभिषेक जी अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टॉक ने एक राउंडिंग फॉर्मेशन ऑन द टॉप बना रहा है, जहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस 360 का यहाँ पे फेस करने को मिला और उसके बाद हाल ही फिलहाल ही में स्टॉक ने अपनी जो शॉर्ट टर्म यहाँ पे एवरेजेस है उसको नीचे की तरफ क्रॉस करा है। इनफैक्ट अगर आप वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो वीकली स्ट्रक्चर पे भी स्टॉक अपनी जो वीकली एवरेजेस होती है उसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम ने भी नेगेटिव साइड का क्रॉसओवर दिया है, तो सारे ही संकेत यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो ये सही समय है एग्जिट करना चाहिए इससे, और यहाँ पे फर्दर कोई भी एक बाय पोजीशन बनाई नहीं जा सकती है। ठीक है, रैलीज को लेकर ये व्यू। अच्छा, अब चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और उसके बेनिफिशियरी जितने भी कंज्यूमर शेयर हो सकते हैं वो होंगे, चाहे वो फुटवेयर को हों या फिर क्लॉथिंग वाले हों, तमाम आपको उसके बेनिफिशियरी दिखेंगे। मुझे अगर मान लीजिए 2-3 महीने का व्यू लेके अगर खरीदना हो अंशुल जी, बाटा इंडिया, क्या सही शेयर का चुनाव है ये बाटा? अक्षय जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करेंगे। बाटा इसी थीम की वजह से हमने अपने क्लाइंट्स को अभी बाय रिकमेंड किया है। यहाँ से हमको ऊपर में बहुत आराम से 2 से 3 महीने में स्टॉक 1540 जाता हुआ दिख रहा है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देते हैं, आज ही हमने बाय रिकमेंड किया है सुबह यहाँ पे क्लाइंट्स को, 1540 जाता हुआ दिख रहा है। दिवाली पिक के तौर पे हमने इसको रिकमेंड किया है। देखिए, दिवाली पिक्स भी आना शुरू हो गए हैं और बाटा इंडिया, अंशुल ने बताया कि अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, उनको पसंद भी आ रहा है इन स्तरों पे। पर इस बीच अगर हम देखें तो मार्केट्स में निचले स्तरों से रिकवरी है, कुछ अब अंक दूर रह गए हैं। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए, पर कुछ एक मेटल काउंटर्स में भी हल्की फुल्की रिकवरी है। रुचित, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्या कोई मेटल स्टॉक आपको इन स्तरों पे पसंद आ रहा है, हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी ज़रूर हो रहे हैं और डॉलर इंडेक्स भी लगातार हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी ही दिखा रहा है। रुचित, कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद हो? विद इन द एंटायर बास्केट देखें तो आई थिंक जिंदाल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों स्टॉक्स ऐसे रहे जिनमें जो भी हमने पिछले कुछ दिनों में प्राइस अप मूव देखे उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखी है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे। वैसे जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पे अगर विद इन द मेटल स्पेस कुछ अगर खरीदारी करनी है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, तो ये स्टॉक अपने एवरेज सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई भी पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन भी बुलिश है, रिलेटिवली एक स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो करंट लेवल्स पे 945 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं 1000 रुपए के अराउंड के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 1000 रुपए के लेवल्स जेएसडब्ल्यू स्टील ये दिखा सकता है और 945 के आसपास आपको इस पे अपना स्टॉप लॉस बनाना है। पर एक स्टॉक में लगातार हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, वो है श्रीराम फाइनेंस। आप देखिए, आज भी ये स्टॉक करीब 2% की तेज़ी दिखा रहा है और हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको 3000 के आसपास भी हाईलाइट किया था जब ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ध्वनि, आपकी राय श्रीराम फाइनेंस पे कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, और क्या इतने रनअप के बाद भी इसमें जगह बाकी है या फिर थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है अब टेक्निकल फ्रंट पे? जी बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिया है, बट एवरेजेस से काफी ज्यादा डेविएट हो चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपर के स्तर से देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ ये स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स का अपमूव दिखा सकता है, बट उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा जहां से वापस से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो कोई फ्रेश पोजीशन यहाँ पे रेकमेंड नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसके अंदर, और इसके अंदर जो हाल फिलहाल की आपकी पोजीशन है उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है 3400 का।
तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आप अपनी श्रीराम फाइनेंस की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, पर यहाँ पे इतने ज़बरदस्त रनअप के बाद फ्रेश बाय की सलाह नहीं आ रही है, तो ये राय श्रीराम फाइनेंस पे। पर